हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल एकेडमी। पायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सबका स्वागत है। अपनी जो EORO की क्लासेज है, जो मैराथन चल रहा है यूट्यूब पे, उसका पहला चैप्टर कल हमने कवर कर रहे थे हम, जिसमें राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री वाला चल रहा है। उसमें पहले हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हमने देखा कि जो प्राक ऐतिहासिक काल में राजस्थान की क्या स्थिति थी, लौह युग, कांस्य युग, इसके अलावा कुछ प्रमुख राजवंश थे जैसे मारवाड़ का राठौड़ वंश, गुहिल वंश, वो सब हमने कवर किया। उसी को क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे जो भी चैप्टर बच रहे हैं वो कवर करते हैं आज की क्लास में। इसके अलावा अपना आरएस का जो फाउंडेशन बैच है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इसमें इनरोल होना है तो आप हो सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज कल हमने देखा था मारवाड़ का राठौड़ और गुहिल वंश पढ़ा था। उससे नेक्स्ट वाला अपना है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का कहां शासन था? उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, मुख्यतः कब? 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिमी भारत था, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश था। और राजस्थान की स्थिति, लोकेशन क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है ना, तो यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का भी शासन रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने 6वीं से 12वीं सदी तक आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। तो याद रखना, एक तो हमको काल याद रखना है कि कौन सी शताब्दी? 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। और उत्तर पश्चिम भारत में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का था। अब गुर्जर प्रतिहार से संबंधित कुछ इनका पता किस चीज से चलता है, ये देखो। नीलगुंड अभिलेख, नीलगुंद कह दो या नीलगुंड कह दो, रामनपुर, देवली पहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहार को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। अब आपके सवाल क्या आएगा कि गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है, वो कौन से अभिलेख में किया गया है, कौन से शिलालेख में किया गया? तो हमें याद होना चाहिए इन चारों के नाम, नीलगुंड, रामनपुर, देवली और पहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना इन पर, कि बादामी के चालुक्य नरेश था, एक शासक था, ये आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तो ये सवाल आता है आपका कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से, ये इसका ऐहोल अभिलेख से संबंध है। क्लियर? राजस्थान में 2 बार हो गया, राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक का शासन था, वो प्रतिहार वंश का शासन था। 8वीं से 10वीं तक का राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ये सिंपल सवाल अब आपके आएगा। आपका शासन दिया हुआ है राजवंश में गुर्जर प्रतिहार, तो पूछेंगे पक्का कि गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसका राजस्थान में संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक थे हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? उन्होंने राजधानी बनाया मंडोर को, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे किसको? हरिश्चंद्र को रोहिल सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका क्या होगा? सवाल होगा कि रोहिल सिद्धि निम्न में किसकी उपाधि थी? तो ये थी हरिश्चंद्र की, ठीक है। हरिश्चंद्र की उपाधि क्या थी? रोहिल सिद्धि, याद रखना इसको। मंडोर के प्रसिद्ध क्षत्रिय माने जाते थे गुर्जर प्रतिहार, और हरिश्चंद्र राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। उसने रोहिल सिद्धि की उपाधि धारण की थी और राजधानी किसको बनाया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला जो शासक आता है, हम वो शासक पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का एक शासक था नागभट्ट प्रथम। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था। उसने अपनी राजधानी को कहां? मंडोर से बदलकर बना लिया मेड़ता। अब सवाल आएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था? तो वो थे प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम। इनको नागावलोक भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। अभी इसमें से, इस लाइन से 2 सवाल आएंगे कि ग्वालियर प्रशस्ति किसकी थी? तो राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति थी। उसमें ये नागभट्ट प्रथम है, इसको किसकी उपाधि दी गई है? नारायण की। क्लियर? उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिमी खदेड़ने का काम किया, सिंधु नदी के पश्चिमी तक। इस विधि के कारण, यानी अरबों को खदेड़ा था, इस वजह से इनको नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। इस लाइन को रट लेना दोस्तों कि नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? तो उज्जैन को राजधानी बनाया था
नागभट्ट प्रथम ने। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालौर भी मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अरबों के विरोध में नागभट्ट प्रथम का साथ दिया था। दोनों ने अपनी सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह है इसका आयोजन किया था। तो उज्जैन नगरी को अपनी राजधानी बनाया। और ये भी सवाल हो सकता है कि हिरण्यगर्भ महादान समारोह का आयोजन उज्जैन नगरी में किसने किया? तो नागभट्ट प्रथम ने। उस समय भारत में 3 प्रमुख शक्तियां थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो ये देखो, पूर्वी भारत था, एक तो दक्षिणी भारत था। पूर्वी भारत ये हो गया अपना पूर्वी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत, और ये हो गया उत्तर पश्चिमी भारत। अब इस समय जो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक पूरे भारत में देखे तो 3 शक्तियां थी। पूर्व में थे पाल शासक, साउथ में थे अपने राष्ट्रकूट, और उत्तर पश्चिम में क्या थे? गुर्जर प्रतिहार। और राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। तो राजस्थान में किसका शासन होगा? गुर्जर प्रतिहारों का। समझ में? इस वजह से ये हम इन साथ साथ में ये देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों का के साथ इन प्रतिहार शासक है उनका क्या संबंध था, यहाँ पाल शासकों के साथ इनके क्या संबंध थे। अब अगला है अपना नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज को जीत लिया। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? उस समय कन्नौज शक्ति का प्रमुख सेंटर था। इस कन्नौज को लेकर तीनों जो शक्तियां थी, जो मैंने अभी बताया आपको, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में युद्ध भी बहुत सारे हुए थे। तो कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया किसने? अब नागभट्ट प्रथम ने तो उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया, और कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाई? ये सवाल आ जाए तो हम बताएंगे नागभट्ट द्वितीय ने। उसे परमबट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो परमबट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि निम्न में किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को प्राप्त थी? कौन से शासक को? तो वो नागभट्ट द्वितीय को प्राप्त थी। क्लियर? इसका उल्लेख भी इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया, इसका उल्लेख बुचकला अभिलेख में हुआ है। उसे बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ है उसकी भी रचना की थी किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय राजा के वंशज क्या कहलाए आगे जाके? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। क्लियर? समझ में आया? तो कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। परमबट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को। अब अगला शासक आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज, अभी हमने बात की थी ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज की, वो यही मिहिर भोज है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देखते हैं। अब भोज प्रथम, इसको एक तो याद रखना दोस्तों, आदिवराह आदिवराह है। अब आदिवराह की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार वंश शासक थे उनको प्राप्त थी? तो वो थे ये मिहिर भोज। मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदिवराह की। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी रचना है? तो ये है मिहिर भोज की। ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज का संबंध इस ग्वालियर प्रशस्ति से है। एक अरब यात्री थे, उनका नाम था सुलेमान। उन्होंने क्या की थी? ये मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे, इनके शासनकाल में यहाँ की यात्रा की थी। तो 2 तरीके के सवाल आ सकते हैं आपके। एक तो ये कि अरब, ये जो सुलेमान था जिसने मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश का शासक था उसके काल में यात्रा की थी, कहाँ का प्रसिद्ध यात्री था? तो एक तो याद रखना कहाँ से आया था, तो ये था अरब यात्री, नंबर 1। सेकंड, ये सवाल उल्टा आ सकता है कि अरब यात्री सुलेमान ने किसके शासन, कौन से गुर्जर जो प्रतिहार वंश का शासक था उसके काल में आया था? तो ये था मिहिर भोज के काल में। क्लियर? मिहिर भोज राष्ट्रकूट, मैंने आपको बताया संबंध देखते हैं राष्ट्रकूट से, पालों से, इनसे क्या संबंध थे? तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव भी बहुत शक्तिशाली था, तो ध्रुव से तो ये पराजित हो गए थे, परंतु आगे आया राष्ट्रकूट ने कृष्ण तृतीय, उसको पराजित किया था। पाल नरेश था देवपाल, उनका समकालीन था कौन? मिहिर भोज। तो हमको हर एक फैक्ट है वो ध्यान में रखनी है कि आदिवराय की उपाधि निम्न में किस प्रतिहार वंश के शासक ने ग्रहण की थी? तो मिहिर भोज। सेकंड आपका ये आ सकता है ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो मिहिर भोज से। अरब यात्री सुलेमान ने किसके शासन काल में यात्रा की थी? तो ये मिहिर भोज के काल में। क्लियर? अब एक था कवि राजशेखर, एक साहित्यकार था, विद्वान लेखक था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कवि राजशेखर है, ये किसके दरबार में था, उसने कौन कौन सी रचनाएं थी, उनकी रचना की थी? तो देखते हैं, महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर। अब सबसे पहला सवाल ये याद करो कि कवि राजशेखर किसके दरबार में था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, एक था महेंद्र पाल और उसके बाद है महिपाल। इन दोनों के शासनकाल में कवि राजशेखर है, उनका संबंध था, उनके दरबार में रहते थे। उन्होंने विद्यशाल भंजिका, याद रख लो इसको, विद्यशाल भंजिका ग्रंथ के रचयिता निम्न में कौन है? तो कवि राजशेखर है। अपने शिष्य महेंद्र पाल को क्या कहा? रघुकुल तिलक की उपाधि दी। विद्यशाल भंजिका नामक ग्रंथ में
कबीर राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम है, इनको किसकी उपाधि दी थी? विद्याशाल बंजिका में रघुकुल तिलक की। बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के जो पुत्र थे महिपाल, क्योंकि दोनों के शासनकाल में रहा था। पहले महेंद्रपाल प्रथम के काल में था, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका पुत्र बैठा महिपाल, वो राजगद्दी पर बैठा, तब उनके शासनकाल में भी कबीर राजशेखर थे। तो बाल भारत नाटक में महिपाल को रघुवंश, मुक्तामणि तथा आर्यव्रत का महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। तो हमें ध्यान में रखना है, ग्रंथ भी याद रखना है, प्लस हमें यह भी याद रखना है कि किसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। विद्याशाल भंजिका, बाल भारत नाटक, इनके रचयिता निम्न में कौन है? तो कबीर राजशेखर हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। ये भी सवाल आता है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? तो यशपाल। पाल मत समझ लेना, यशपाल नाम जरूर है, परंतु है कौन से वंश से संबंधित? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था ये। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश मैंने आपको बताया था, है ना, उसका पहला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था, फिर हर्षवर्धन था। तो प्रभाकर वर्धन ने, यानी वर्धन वंश ने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया था। तो प्रतिहार वंश को समाप्त किस वंश ने किया था? सिंपल सवाल आ जाए तो वर्धन वंश ने। क्लियर? त्रिपक्षीय संघर्ष, अभी मैंने आपसे बात की थी कि उस समय भारत में 3 प्रमुख शक्तियां थी। पूर्वी भारत में पालों का शासन था, पाल वंश, दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट, और उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार। उनके बीच में बिल्कुल एक कन्नौज था। उस कन्नौज को लेकर के, उस पर अधिकार को लेकर के, इन तीनों जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, तीनों के बीच में एक संघर्ष हुआ, जो इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो पहला सवाल तो ये आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित प्रमुख वंश कौन कौन से थे? तो कौन कौन से? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीनों के बीच हुआ। सेकंड सवाल ये आएगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ये जो गुर्जर प्रतिहार है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं का एक शासक था वत्सराज। वत्सराज का एक ही काम था, उसके काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हम याद करते हैं वो एक ही थी कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी। ये देखो, यही दे रखा है, प्रतिहार नरेश वत्सराज द्वारा इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। प्रतिहार का अंतिम, इसमें फिर शुरुआत किसने की? प्रतिहारों ने। अंतिम रूप से विजयी कौन हुए? प्रतिहार ही अंतिम रूप से विजयी हुए थे। तो 3 सवाल आएंगे आपके। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन थे? तो ये प्रतिहार थे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। चीनी यात्री था हेनसांग, अपने ग्रंथ सी यू की में, सी यू की किसकी रचना है? जीवनी है। चीनी यात्री हेनसांग था। अब आपको 2 चीज याद होनी चाहिए, कहाँ का यात्री आया था उससे संबंधित। तो हेनसांग, इत्सिंग, फायान, ये सब आए थे, ये क्या थे? ये चीनी यात्री थे। इसी चीनी यात्री में एक हेन, ये सब भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ है, जो भी पवित्र स्थल है, उन सब के लिए वह उस पर शोध करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इस हेनसांग ने एक रचना की थी जिसका नाम था सी यू की। इसमें गुर्जर प्रतिहार को क्या बोला गया है? कुचीलो। सिंपल सवाल आता है आपके कि सी यू की में गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या बोला गया है? तो इस वंश को नाम दिया है उसने चीनी भाषा में कुचीलो। और अपनी उसकी राजधानी भीनमाल थी। प्रतिहार वंश की राजधानी जालोर, जिसको भीलमाल बोलते थे, उसको क्या बोला है? पीलो मोलो। पीलो मोलो किसको बोला गया है? राजधानी जो भीनमाल थी उसको, और वंश को कुचीलो नाम से संबोधित किया है। जोधपुर के ओसियाम में जो मंदिर है, उनका निर्माता किसको माना जाता है? जैन मंदिर भी है वहां, सूर्य मंदिर भी है। इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासकों द्वारा। जो जोधपुर के ओसिया मंदिरों का निर्माता कौन है? प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहारों में केंद्रीय शासन था। हमको सबसे देख रही है राजतंत्र, यानी उत्तराधिकारी व्यवस्था थी। शासन को पूरे प्रांत, शासन को प्रांतों में विभाजित किया गया था, और जो प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? राजपुरुष। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश में जो पूरा प्रांतों में विभाजित था, वो प्रांत का अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था राजपुरुष। क्लियर? ये हमने देखा गुर्जर प्रतिहार कि गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख कहाँ शासन था, उनका प्रमुख राजा कौन थे, या उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, वो सब देखा। अब अगला शासक है अपना वंश है अजमेर के चौहान वंश। आप सिलेबस देखो, सिलेबस में दे रखा है ना आपके चौहान वंश। अब इन चौहानों की शाखाएं थी 3। चौहान वंश दे दिया सिलेबस वालों ने, तो हमें सब देखना पड़ेगा। अजमेर में चौहान वंश था, रणथंभौर की चौहान शाखा थी, जालोर की चौहान शाखा थी। तो वो तीनों हम देख रहे हैं।
अब अजमेर के चौहान वंश डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। सूर्यवंशी क्षत्रिय जो अजमेर के चौहान शासक थे उनको सूर्यवंशी किस विद्वान या किस इतिहासकार ने माना है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना है। तो कौन से अभिलेख में इनको चंद्रवंशी माना है? तो अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में। डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। हमें याद रखना है क्योंकि सिंपल सवाल एक भी आ गया, आप इतना सारी हमने चौहानों के बारे में पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन से विद्वान थे या इतिहासकार थे जिसने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो हमें ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश से मानी है। अब एक है बिजोलिया शिलालेख, उसके अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान था। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो अजमेर के चौहान वंश थे, उसका संस्थापक किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। अभी भी जो गुर्जर प्रतिहार हम पढ़कर आए हैं किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे? ये चौहान थे। चौहान किसके? गुर्जर प्रतिहारों। और इन गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किसने किया लास्ट में? वर्धन वंश ने। ठीक है, याद रखना। अब गुवक प्रथम स्थापना कर दी वासुदेव चौहान ने। तो गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था, क्योंकि सामंत थे तो चौहानों को मुक्त किसने करवाया? गुवक प्रथम नामक एक व्यक्ति था, उसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवा लिया। हर्षनाथ लेख में चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज है उसको पराजित किया था। तो हमें ध्यान रखना है कि हर्षनाथ लेख में कौन से चौहान शासक है जिसकी विजयों का उल्लेख मिलता है? तो चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय है, उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह पता चलता है कि तात्कालिक गुजरात का शासक था उसको पराजित किया था। क्लियर? अब आगे देखते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज जानक का पृथ्वीराज विजय है ग्रंथ है नामक ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ यानी शत्रु संहारक मिलती है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चौहान शासक है जिसको वेरीगढ़ की उपाधि यानी शत्रुओं को पराजित करने वाला ये उपाधि मिली हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गोविंद तृतीय को प्राप्त थी। अब ये भी हमको पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ में इस ये वेरीगढ़ उपाधि है, गोविंद तृतीय को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है जिनके लेखक थे जयानक भट्ट। इसमें क्लियर? फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था, इस वजह से इसको वेरीगढ़ की उपाधि यानी शत्रु संहारक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्लियर? अगला शासक आता है जो अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है, सबने नाम सुना होगा अजयराज। अजयराज तो उसने 1105 ईस्वी में शासक बनाइए, 1105 ईस्वी में अजयराज शासक बना और 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था। अब सवाल ये आता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया कि अजयराज ने अपने नाम पे अजमेर नगर की स्थापना कर दी, परंतु कब की ये सवाल आ जाए तो थोड़ा टफ है। 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर यानी अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने की थी। अजय प्रिय धर्म नामक इसने चांदी के और तांबे के कुछ सिक्के चलाए थे। अजयराज सेव के साथ धर्म वैसे मूल रूप से क्या था? अजयराज शैव धर्म से संबंधित था यानी शैव था, परंतु एक धर्म सहिष्णु शासक था क्योंकि पार्श्वनाथ के जैन मंदिर को इसने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो ये इसका प्रूफ हो जाता है थोड़ा कि अब सिंपल भाषा में अगर बोले कि अजयराज था वो एक धर्म सहिष्णु शासक था, शैव होते हुए भी एक धर्म सहिष्णु शासक था। तो इसकी पता इस चीज की इस बात के लिए कोई प्रूफ है क्या? तो इसका प्रूफ ये है कि पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर था उसको स्वर्ण कलश प्रदान किया था, तो इसका मतलब वो एक धर्म सहिष्णु शासक था। अगला शासक कौन है? अर्णोराज। नाम सुना होगा, अर्णोराज लिख रखा है, इसको ये से भी लिखते हैं अपन अर्णोराज। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील, सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में, और पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। यह भी एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने अजमेर में खत्तरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया था। अब सवाल यही आएगा कि निम्न में
किस चौहान शासक ने खत्तरगज के जो अनुयायी हैं उनको भूमिदान दिया था? तो ये भूमिदान दिया था चौहान शासक अर्णोराज ने। क्लियर? व देवबोध धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो देवबोध और धर्मघोष का संबंध किससे है? तो चौहान शासक अर्णोराज से संबंधित विद्वान है ये। क्लियर? अगला है जो इंपोर्टेंट शासक है जिसको हम बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बिसल देव के नाम से। क्लियर? तो बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ है। इसका ये काम इंपॉर्टेंट था कि उसने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तोमर शासक दिल्ली में, उसमें तो किसका शासन था? तोमरों का शासन था। तो तोमर वंश को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक था, निम्न में कौन सा था? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। ये हमने बात कर ली। जानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि से सम्मानित किया है। जानक भट्ट के विद्वान थे। अभी भी हमने देखा कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता। देखो चौहानों में कुछ प्रमुख विद्वान आए थे, वो हमेशा याद रहना चाहिए उनकी रचनाओं सहित। पृथ्वीराज विजय, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयानक भट्ट। तो इस जयानक भट्ट ने एक कवि बांधव की उपाधि दी थी, है ना, इस पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। तो जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि निम्न में किसको दी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को इस उपाधि से सम्मानित किया। इस विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी, वो संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। उस नाटक का नाम क्या था? हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में है के रचयिता निम्न में कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ है। उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने, अब ये सवाल तो ये हो गया कि सोमदेव निम्न में किस चौहान वंश शासक है? उसका दरबारी कवि था। तो सोमदेव था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहने वाला दरबारी कवि। सोमदेव ने एक रचना की थी ललित विग्रहराज नामक नाटक। तो इसकी रचना की, तो ललित विग्रहराज नामक नाटक है, उसके रचयिता निम्न में कौन है? तो सोमदेव है। सोमदेव किसके दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। इसमें अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाकर उस पर एक संस्कृत पाठशाला बनाई विग्रहराज चतुर्थ ने, और उस पर जो खुद रचा था हरिकेली नाटक, उस नाटक की पंक्तियां हैं वो उस पर खुदवा दी। कालांतर में इसी जो संस्कृत पाठशाला है इसको तोड़कर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक शासक आया, उसने तुड़वा के और क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है उसका निर्माण करवा दिया था। क्लियर? समझ में आया? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। इसका काम और क्या था? मैंने आपको बताया विग्रहराज चतुर्थ इतिहास में दूसरे किस नाम से फेमस है? बिसल देव के नाम से। कौन सा? बिसल देव। तो बिसलपुर बांध, अपने नाम पर ही बिसलपुर बांध और बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। तो बिसलपुर बांध और बिसलपुर झील का निर्माता कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। पृथ्वीराज विजय के लेखक अभी मैंने बताया जानक भट्ट थे। उसने विग्रहराज चतुर्थ को किस उपाधि से संबोधित किया था? कवि बांधव। कवि मतलब विद्वानों का आश्रयदाता, बांधव मतलब बंदूक उतरा उनको मारने वाला। तो जानक ने लिखा कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई थी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? पृथ्वीराज विजय के लेखक जानक भट्ट का है। सोमदेव विग्रहराज को भी वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। सोमदेव जो उसके दरबार का प्रसिद्ध दरबारी साहित्यकार था और जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी, उस सोमदेव ने बोला था। किलहोर्न एक विदेशी विद्वान था, ने भी उसके विद्वता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कालिदास और भवभूति कौन थे? संस्कृत के प्रकार विद्वान थे। तो कालिदास और भवभूति से तुलना की थी किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। और ये तुलना की किसने थी? किलहोर्न नामक एक विदेशी विद्वान था, उसने इसकी तुलना की थी विग्रहराज चतुर्थ की कालिदास और भवभूति से। विग्रहराज का समय क्या था? स्पालदक्ष का स्वर्ण काल था। अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते थे? स्पालदक्ष बोलते थे। तो उसका स्पालदक्ष का स्वर्ण काल कौन सा शासक था उसके काल में माना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ किसमें? विग्रहराज चतुर्थ किसमें एक व्यक्ति और हुआ था, विद्वान हुआ था, उसका नाम है नरपति नाल है। क्या नाम है उसका? नरपति नाल है। उसने एक रचना की थी जिसका नाम था बीसलदेव रासो। ये रासो साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। एक श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है बीसलदेव रासो। नरपति नाले ने रचना की थी बीसलदेव रासो की। ये रासो परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है, श्रृंगारिक काव्य है जिसमें संयोग प्लस वियोग,
दोनों का उल्लेख किया गया है, दोनों का वर्णन है। किसका? अब संयोग और वियोग किसका? ये बिसलदेव जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से फेमस था, बिसलदेव, और उसकी रानी थी एक बिसलदेव जो अजमेर का चौहान शासक था, और उसकी रानी थी राजमती, रानी राजमती। इन दोनों के संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है इस बिसलदेव रासो में। तो आपके सवाल ये भी आ सकता है कि बिसलदेव रासो के रचयिता निम्न में कौन है? नरपति नालय। बिसलदेव रासो में जो विग्रहराज की या बिसलदेव की जो रानी है उसका नाम क्या है? तो रानी राजमती है। एक रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार संयोग राजमती और बिसलदेव दोनों के संयोग और दोनों के वियोग का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। क्लियर? अगला जो शासक है ये सबको पता है, चौहान वंश का, अजमेर के चौहान वंश का अगला शासक पृथ्वीराज तृतीय। अब देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय तो तराइन के युद्ध की वजह से फेमस है। तो देखते हैं 1182 में सतलज प्रदेश के बंडानकों को पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित कर दिया था। महोबा का चंदेल शासक था, उसका नाम क्या था? परमार्दी देव। महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध दो वीर थे आला और उद्दल, वो लड़ते हुए मारे गए। ये आला उद्दल कौन थे? महोबा के जो चंदेल शासक था परमार्दी देव, उनके दो वीर थे, एक आला और एक उद्दल, जो पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करते हुए क्या हुए? मारे गए थे। इसी वजह से यूपी में आला और उद्दल की वीरता से संबंधित जो काव्य है उसका गायन किया जाता है आज भी, और वो गायन एक पर्टिकुलर मौसम होता है, उसमें कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। याद रखना कौन सी ऋतु में आला उद्दल के दोहे गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। क्लियर? तराइन का युद्ध हुआ था, मैंने आपको बोला कि पृथ्वीराज तृतीय जब राजपूत शासक था अजमेर में, उसी में मोहम्मद गोरी आया था। तो दोनों के बीच में दो युद्ध हुए थे तराइन का। एक हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित कर दिया था। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय उसकी पराजय हो गई थी। तो यही बोला गया इसमें कि तराइन की प्रथम युद्ध जो कब हुआ? 1191 में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, जिससे क्या हुआ? चौहान राज्य का पतन हो गया और भारत में तुर्की राज्य है उसकी नींव पड़ गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली लाइन है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, जब से बोली हूं, है ना। पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंदबरदाई। याद रखना ये पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके दरबार में रहते थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे, मंत्री मित्र सब थे। तो चंदबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। जानक की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, है ना। इसके अलावा जनार्दन, आसाधर एधारणी, विद्यापति भट्ट, विद्यापति गौर, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि थे जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी साहित्यकार थे। तो हमें हर एक लाइन याद रखनी है। आपसे पूछ ले मान लो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता निम्न में कौन से है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई है। चंदबरदाई का संबंध किससे है? किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार के ये प्रसिद्ध विद्वान थे। इसके अलावा पृथ्वी जानक है, ये किसके दरबार के प्रमुख विद्वान थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार के थे। जनार्दन, आसाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि प्रसिद्ध जो विद्वान और लेखक थे वो किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस वंश से था? चौहान वंश से था। और किस वजह से इतिहास में फेमस है? तराइन का युद्ध। दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। क्लियर? अब ये था अपना अजमेर के चौहान वंश, जो हमने देखा कि कौन से शासक थे, उनकी क्रोनोलॉजी हमने देखी। अब एक शाखा चौहानों की ओर है, वो है रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई? गोविंदराज था। गोविंदराज था जो रणथंभौर के, जो अजमेर का चौहान शासक था, उसी का ये एक वंश था, बेटा था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। उसके उत्तराधिकारी वीर नारायण का संघर्ष किससे हुआ? इल्तुतमिश से हुआ। अब 1291 में एक घटना हुई, जलालुद्दीन खिलजी। अब मैंने आपको बताया भी था कि सब खिलजी वंश का शासन था दिल्ली में। तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले आया था, उसने आक्रमण किया था रणथंभौर के चौहान वंश पर। रणथंभौर पर आक्रमण किया 1291 ईस्वी में। कब किया था? 1291 में। जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था, रणथंभौर पर आक्रमण किया। अमीर उस समय रणथंभौर का शासक था, तो अमीर ने जलालुद्दीन खिलजी को तो कर दिया पराजित। क्लियर?
अमीर द्वारा फिर मंगोल विद्रोही थे, उन मंगोल विद्रोहियों के नाम भी याद रखने, मोहम्मद शाह और के हबरू। मोहम्मद शाह और के हबरू दो मंगोल विद्रोही थे। अब ये मंगोल विद्रोही अलाउद्दीन खिलजी को खटक रहे थे और हमीर रणथंभौर का शासक था हमीर, उसने उसको शरण दे दी थी, है ना। तो अलाउद्दीन ने ये बोला कि ये विद्रोही है, मुझे लौटा दो, परंतु इसने हमीर ने लौटाने से इनकार कर दिया। उसके अलावा कल मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, वो पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो वो विजय यात्रा पर निकला हुआ था। तो एक तो ये वजह होगी कि अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को देने से मना कर देना, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी व्यापारिक सैनिक महत्वाकांक्षा। तो इन दोनों वजहों से 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण अगर कहीं हुआ तो वो हुआ रणथंभौर पर, और आपको याद रखना है कब, 1301 ईस्वी में। क्लियर। इसमें रणमल और रतिपाल द्वारा विश्वासघात कर दिया गया, और तुर्कों का, तुर्क थे ये, और क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक थे, ये तुर्क थे। तो रणमल और रतिपाल ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दे दिया और अमीर के साथ विश्वासघात कर दिया, जिसमें क्या हुआ, रंग देवी ने, रंगा देवी, रंगा देवी जो हमीर की पत्नी थी, रंगा देवी, इनके नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर कर लिया। ये राजस्थान का प्रथम शाका कहलाता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ, 1301 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो रणथंभौर का शासक कौन था, राणा हमीर थे। क्लियर। अब दूसरा जालोर का, अब ये रणथंभौर का तो इतना ही था कि अलाउद्दीन खिलजी वाला वो सब, ये हिस्ट्री हमको याद रखनी है। एक शाखा चौहानों की ओर थी, अजमेर के अलावा, रणथंभौर के अलावा जालोर के चौहान, है ना, जालोर की चौहान शाखा थी। तो कन्नड़ देव किसमें, अब कन्नड़ जब अलाउद्दीन खिलजी किसमें, वही हम हिस्ट्री देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में तो किस पे कर दिया, 1301 में कर दिया सबसे पहले रणथंभौर पर। क्लियर। उसके बाद 1303 में किस पर कर दिया, चित्तौड़ पर, ये हम देखते हैं चित्तौड़ पर। 1305 में, अब आगे देखते जाओ, कन्नड़ देव किसमें, 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एनन मुल्क मुल्तानी को सेना से जालोर भेजा, जो समझा बुझाकर कन्नड़ देव को दिल्ली ले गया, परंतु उसके बाद दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। मोहणोत नेरसी ने युद्ध का कारण बताया, कन्नड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी, उसकी पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तो जो कन्नड़ देव का बेटा था उसने इनकार कर दिया था फिरोजा से विवाह करने से, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह करने से। तो कन्नड़ देव के पुत्र वीरम देव थे उसमें, ये एक वजह बताइए किसने, मोहणोत नेरसी ने। 1308 में जालोर के किले सिवाना पर अधिकार कर लिया गया और उसका नाम रख दिया भैया खेराबाद। तो हमें क्या याद रखना है, 1308 में सिवाना, अलाउद्दीन खिलजी का 1308 में किस पर आक्रमण हुआ, सिवाना के किले पर, तो ये उसका नाम क्या रखा, ये भी ध्यान रखना, सिवाना किले का नाम रख दिया खेराबाद रख दिया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। 1311 में दहिया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अधिकार, अलाउद्दीन का अधिकार जालोर को जीत के उसका नाम क्या रख दिया, जलालाबाद। और जालोर पर कब अधिकार हुआ, 1310, 1310 में किस पर, जालोर पर। और इस सिवाना का नाम रखा क्या, खेराबाद, और इस जालोर का नाम क्या रखा, जलालाबाद। अब आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के फेमस है ये, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, अमीर शासक था। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1308 में सिवाना पर, और उसका नाम खेराबाद रखा। और 1310 में जालोर पर, और इसका नाम जलालाबाद रखा। तो ये फेमस अलाउद्दीन खिलजी के कुछ आक्रमण थे राजस्थान में, जो हमको याद में रखना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो ये था जालोर का चौहान वंश। अब हमने देखा, आज गुर्जर प्रतिहार हमने देख लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री देख ली, चौहान वंश हमने पूरा पढ़ लिया। अब अपना एक लास्ट रहा है कछवा वंश, तो वो देखते हैं कि कछवा वंश ये काफी बड़ा है, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आमेर का कछवा वंश, ये तो सबको पता है कि कछवा वंश का शासन कहाँ था, आमेर का, यानी जयपुर, और तो बाद में नाम रखा, पहले यहाँ आमेर का नाम से उसको पुकारा जाता था। तो कछवा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कछवाओं की उत्पत्ति किससे मानते हैं, राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंशीय कहलाने लगे, और साधारण भाषा में कालांतर में इसको क्या करने लगा, कछवा नाम से संबोधित किया जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को दो जातियां थी, उससे युद्ध करना पड़ा, एक तो मीणाओं से और एक बड़गुजरों से।
किससे? मीणाओं और बड़गुजरों। ये देखो, कछवाओं को मीणा और बड़गुजर इनसे संघर्ष करना पड़ा। अब देखते हैं अलग अलग किससे संघर्ष हुआ। इनकी प्रथम राजधानी क्या रही? दौसा रही, है ना। कछवा प्रारंभ में क्या थे? चौहानों के सामंत थे। अब याद रखना, मैं हर एक चीज बता रही हूं आपको, किसके सामंत थे? कछवा किसके सामंत थे? चौहानों के सामंत थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया था। यार लाइन याद देखो, सबसे पहले किसने? 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने क्या किया? बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की। तो जो दौसा के बड़गुजर थे उनको पराजित करके दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में नवीन राज्य बनाया। और 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे पहले कछवाओं ने किसको पराजित किया था? बड़गुजरों को। और पराजित किसने किया? 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित किया और दौसा में उसे अपनी राजधानी बना लिया। कालांतर में क्या हुआ? कोकिल देव नाम का शासक आया, उसने आमेर में क्या थे? मीणाओं का शासन था, तो मीणाओं को पराजित किया और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। क्लियर? अब एक कछवाओं का एक शासक आया था, बारमल। नाम सुना होगा आप सबने, बारमल। बारमल इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। मुगल नहीं, राजपूत शासक था, है ना। मैंने आपको राठौड़ कल बताया था, आज देखो ये बारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। अकबर आया था 1562 में अजमेर की यात्रा पर। तो तब सांबर में बारमल ने 1562 में क्या किया? अकबर से भेंट की। अकबर से भेंट करके उसने ये बोला कि अपनी पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया? बारमल ने अकबर के साथ कर लिया। और मुगलों के साथ, जो कछवा वंश के शासक थे, उन्होंने मुगलों के साथ एक तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो ये लाइन दे रखी है, जब भी बोलिए ना मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, तो ये राजपूत शासक था बारमल। अकबर 1562 में जब अजमेर यात्रा पर आया, तब सांबर में बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था? हरकाबाई, जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुई? मरियम उज्जमानी के नाम से फेमस हुई, इसका विवाह अकबर से कर दिया। जहांगीर है वो इसी हरकाबाई का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? हरकाबाई का, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मरियम उज्जमानी के नाम से। 1562 में सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और उसका पुत्र था मानसिंह, है ना। बारमल का बेटा कौन था? भगवान दास था। और उस भगवान दास का बेटा कौन था? यानी इस बारमल का पुत्र मानसिंह। उन्होंने क्या की? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसी वजह से कछवा शासक थे, उनका मुगलों के साथ एक तरीके से वैवाहिक संबंध है, उनकी शुरुआत हो गई थी। अब बात करते हैं भगवान दास की। तो भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा, अगला शासक वही बनेगा। उसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दिया? फिर जहांगीर के साथ कर दिया। तो कुछ खास इसी वजह से भगवान दास है, उसने कुछ खास काम नहीं किए थे। परंतु मान सिंह जो आमेर का कछवा शासक था, उसका मुगलों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। तो मान सिंह आमेर का कछवा शासक अकबर और जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। किसने? मान सिंह ने। अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो मान सिंह जो आमेर का कछवा शासक था, कौन सा कछवा शासक था जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था? तो ये था मान सिंह। अकबर ने इसे किसकी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि, इसको ऐसे भी लिखती है, फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर ने किस कछवा शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? प्लस 7000 का मनसब भी दिया था। तो ये था आमेर का कछवा शासक मान सिंह, ठीक है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद थोड़ा मान सिंह के ज्यादा कुछ नवरत्न भी दे दिए, बहुत सारा मनसब भी दे दिया। तो जहांगीर जैसे शासक हो ना, उस मान सिंह के मनसब में थोड़ी कटौती कर दी थी। क्लियर? मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। अब इतना विश्वास पात्र था, तो अकबर ने बहुत सारे ऐसे सैनिक अभियान थे, उन अभियानों की नेतृत्व सौंपा था। किसको सौंपा था? मान सिंह को सौंपा था। क्लियर? अब हल्दी घाटी का युद्ध कल हमने देखा था, उसमें मुगल सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? इसी मान सिंह ने किया था। वही बात चल रही है। तो 1592 में उड़ीसा जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। अकबर का नवरत्न, जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। अकबर द्वारा मान सिंह को काबुल, बिहार और बंगाल,
इन तीनों का सूबेदार नियुक्त किया था। यानी जो ये आमेर का कछवा शासक था मान सिंह, इसकी मुगल दरबार में एक प्रतिष्ठा थी, उसका अच्छे अच्छे पद थे, पोस्ट थी, वो दे रखी थी, और महत्वपूर्ण जो सैन्य अभियान होते थे उन अभियानों का नेतृत्व अकबर ने मान सिंह को दिया था। ठीक है, अगला शासक जो इंपॉर्टेंट है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर का कछवा शासक मिर्जा राजा जयसिंह। इन्होंने 3 मुगल सम्राट थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों की सेवा में रहने का इनको अवसर मिला था शिवाजी और जयसिंह के बीच। अब मैं आपको बता दूं कि मुगल थे, मुगलों की जैसे ही शक्ति औरंगजेब इसमें आई तो साउथ में एक और शक्ति है उसका उभार हो गया था, वो थे मराठे, है ना। तो इन मराठों से निरंतर चुनौतियां मुगल साम्राज्य को मिल रही थी, तो इसे रोकने के लिए औरंगजेब ने एक जो ये मिर्जा राजा जयसिंह थे इनको भेजा था कि जाके शिवाजी के साथ एक संधि की जाए, है ना। तो शिवाजी और जयसिंह, जो ये मिर्जा राजा जयसिंह जो कछवा शासक थे, इन दोनों के बीच में एक संधि भी थी जो हुई कब 1665 ईस्वी में। इस संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि। अब आपसे सिंपल सवाल, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध था, वरना हम इंडियन हिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ रही है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री, परंतु आमेर का जो कछवा शासक मिर्जा राजा जयसिंह उस संधि को करने के लिए मुगलों की तरफ से प्रतिनिधित्व पूरा गया था। तो अब हमको ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी। वैसे तो शिवाजी, मराठों और मुगलों के बीच में भी थी, परंतु इस संधि को मुगलों की तरफ से करने वाला जो व्यक्ति था वो था मिर्जा राजा जयसिंह। तो 1665 में भी थी मराठों और मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि। उसके दरबार में, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक कवि रहता था, उस कवि का नाम था कवि बिहारी, और उसने रचना की थी बिहारी सतसई की। तो बिहारी जो प्रसिद्ध हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध कवि था, वो किस प्रसिद्ध कछवा शासक थे उनके दरबार का दरबारी कवि था, तो वो था कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह का। उसने रचना की थी बिहारी सतसई की। सतसई का मतलब होता है 100 दोहों का संग्रह है, 100 दोहों का संग्रह है। और ये 100 दोहे थे, ये श्रृंगार से संबंधित भी थे, नीति से संबंधित भी थे और रीति से संबंधित दोहे थे, तीनों थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी, जिसने बिहारी सतसई की रचना की, ये मिर्जा राजा जयसिंह जो कछवा शासक था आमेर का, उनके दरबार के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। अगला शासक है वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, तो औरंगजेब ने इस शासक सवाई की उपाधि, जयसिंह अभी हमने मिर्जा पढ़ा, अगला है सवाई। तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई की उपाधि दी थी मुगल सम्राट औरंगजेब ने सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी। इसका नाम रखा था सवाई क्योंकि ये जयसिंह प्रथम था, उससे सवाया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की होगी मृत्यु। जैसे मृत्यु होती है तो उसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ना तय था। तो औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो उनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध उनके बेटों के बीच में छिड़ गया, जिसमें 2 प्रमुख थे, एक था आजम और एक था मुअज्जम। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो ये जो कछवा शासक सवाई जयसिंह था उसने आजम का पक्ष लिया, ठीक है, किसका? आजम का। और अंतिम रूप से विजय किसकी हुई? मुअज्जम की हुई, जो इतिहास में बहादुर सा है। जो इतिहास, इसमें दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, उस युद्ध का नाम भी आप याद कर लो, जाजुआ का युद्ध। जाजू का युद्ध भी बोलते हैं, जाजू को युद्ध भी बोलते हैं। किसके बीच? 2 मुगल सम्राट, 2 मुगल शाहजादे थे, आजम और मुअज्जम, उन दोनों के बीच में हुआ था जाजू का युद्ध। अंतिम रूप से मुअज्जम वो था, वो विजयी हो गया और बहादुर शाह के नाम से वो शासक बन गया था, सम्राट बन गया था, मुगल सम्राट। और सवाई जयसिंह जो कछवा शासक था उसने किसका साथ दिया था? उसने साथ दिया आजम का। अब भाई दूसरा जीत गया, दूसरे शासक बन गया, तो वो उसका साथ क्यों देगा? तो उसने क्या किया? सवाई जयसिंह को हटा दिया और आमेर था, आमेर पर अधिकार कर लिया और उस आमेर का नाम भी रखा। वो नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। कहानी समझ में आई? दो शासक थे, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, सवाई जयसिंह ने दूसरे का साथ दे दिया और विजय कौन हो गया? मुअज्जम हो गया, दूसरा शासक बन गया। वो मुगल सम्राट बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट बन गया। तो उसने जैसे ही शासक बना तो आमेर पहुंच के इस पर अधिकार कर लिया, सवाई जयसिंह को हटा दिया और उस आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। क्लियर? आगे चल के फ्रुक्सियर, अब ये मुगल सम्राट आए थे, ये बहुत ही कमजोर शासक थे, कम टाइम के लिए रहे थे। तो आए तो उसके बाद फ्रुक्सियर चेंज हुआ तो उसने जयसिंह को वापस इनके संबंध सुधर गए और मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह, अब कुछ सवाई जयसिंह ने कुछ और अचीवमेंट है, कुछ और काम किए थे, वो देख लेते हैं। सवाई जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 में राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन हुआ हुरडा में।
तो मराठों का मुकाबला करने के लिए सम्मेलन हुआ। इसकी कहानी ये है कि 17 जुलाई 1734 कि जब मराठे थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ में मराठे थे, वो शक्तिशाली होते जा रहे थे, क्योंकि मुगल थे वो कमजोर होते जा रहे थे, दिल्ली में उनकी सत्ता कमजोर होती जा रही थी। तो मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था दिनों दिन। उनका राजस्थान में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो गया। इससे पूरे जो राजपूत शासक थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन सब ने ये बोला कि अगर हम आपस में मतभेद में रहेंगे तो कभी मराठों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनका राजस्थान में अगर आक्रमण रोकना है तो हम सब ये करते हैं कि इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर क्या करते हैं, मराठों का सामना करते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेके 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक एक जगह है। कहाँ ये हुरडा? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सारे राजपूत शासक थे वो इकट्ठे हुए, परंतु कभी इनमें ये बोला गया कि जैसे वर्षा ऋतु निकल जाएगी उसके बाद हम मिलजुल कर मराठों का सामना करेंगे। परंतु इनके इतने ज्यादा आपसी मतभेद थे कि ये योजना कभी कार्य रूप हो ही नहीं सकी। क्लियर? सवाई जयसिंह ने और कुछ काम किए। 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राज्य की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था। तो सबसे पहले बूंदी में आए थे। अगर आपसे ये सवाल आ जाए प्रीलिम्स में कि मराठों का राजस्थान में सबसे पहले जो हस्तक्षेप हुआ था वो कहाँ पर हुआ, तो वो बूंदी राज्य में हुआ था। कहाँ पर? बूंदी राज्य में, बूंदी जिले में। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी आ सकता है कि कथन 1, कथन 2। कथन 1, सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासक थे उनका शासनकाल देखा था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अब सवाई जयसिंह ने कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी, वो देख लेते हैं। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनाई थी और उसका नाम रखा था मोहम्मद शाह। उसमें दिल्ली के वो मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह थे। तो उनके नाम पे उसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा? जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी थी। अभी आपसे ये पूछ सकते हैं जीज मोहम्मद शाही निम्न में क्या थी, तो नक्षत्रों की शुद्ध सारणी थी। जीज मोहम्मद शाही का निर्माण किसने किया था? तो आमेर के कछवा शासक सवाई जयसिंह ने किया था, क्योंकि इसकी नक्षत्र विज्ञान इनमें बहुत ज्यादा रुचि थी। इसी वजह से सवाई जयसिंह ने जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। और ये जय सिंह कारिका किस प्रकार का ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ के रचयिता निम्न में कौन है? तो सवाई जय सिंह है और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। जयपुर के जंतर मंतर फेमस है, तो उसी पैटर्न पर उसने 5 जगह, आपको 5 जगह याद रखना है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, 5 जगहों पर उन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। जयपुर की वेधशाला वो सबसे बड़ी है और उसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में जंतर मंतर। और जंतर मंतर की इंपॉर्टेंस ये भी है कि जुलाई 2010 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इस जंतर मंतर को शामिल कर लिया गया है। क्लियर? समझ में आया? तो ये थी जब सवाई जयसिंह ने कुछ काम किए थे ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में। वो ये था कि सबसे पहले 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई, उसे जीज मोहम्मद शाही नाम दिया। ज्योतिष कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ है उसकी रचना की। 5 प्रकार की वेधशालाएं बनाई, 5 याद रखनी है आपको। जयपुर की जो वेधशाला है उसका क्या नाम है? जंतर मंतर है। जंतर मंतर को कब वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया? तो जुलाई 2010 में इसको शामिल किया गया था। क्लियर? अब जयसिंह ने एक काम इंपॉर्टेंट किया, वो था कि एक बंगाली वास्तुशास्त्री था, वास्तुशास्त्री, बंगाली वास्तुशास्त्री, उसका नाम क्या था? विद्याधर। विद्याधर उससे एक नगर का नक्शा बनाकर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर का निर्माण किया था। जो आज का जयपुर है उसका निर्माता कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। और वो जो वास्तुशास्त्री था उसका क्या नाम था? बंगाली वास्तुशास्त्र विद्याधर ने। और निर्माण कब करवाया गया था? 1727 ईस्वी में। याद रखना है आपको, कब? 1727 में। वह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और 1734 ईस्वी में जयपुर में कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला बनवाया। और जयगढ़ में क्या करवाया? जयबाण नाम की तोप है उसका निर्माण भी करवाया। तो आपको याद रखना चाहिए नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, जयबाण तोप, है ना। जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी। तो इन सब के निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह ने इसके अलावा चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल,
जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह पहला राजपूत शासक था उसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए थे। वो शासक था जिसने हर क्षेत्र में काम किया। सामाजिक सुधारों में दो प्रसिद्ध है, एक तो ये कि सती प्रथा की रोकथाम के प्रयास के लिए नियम बनाए थे और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु भी नियम बनाए थे। तो सती प्रथा रोकने हेतु और विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला राजपूत शासक निम्न में कौन सा था? तो वो था सवाई जय सिंह। क्लियर? अगला शासक था वो था सवाई ईश्वरी सिंह। कौन सा? सवाई ईश्वरी सिंह था। अब ईश्वरी सिंह, इनके काल में माधो सिंह इनका भाई था। इन दोनों के बीच में कुछ मराठों को लेके इनके बीच बहुत सारे युद्ध हुए थे जो इतिहास में प्रसिद्ध है। उनमें से सवाल आते हैं तो वो ध्यान रखना आप। सवाई जय सिंह की खिंची रानी थी, उसने 1722 ईस्वी में ईश्वर सिंह को जन्म दिया। ठीक है, खिंची रानी से तो कौन पैदा हुआ? ईश्वरी सिंह। और एक मेवाड़ी रानी थी, उसका बेटा कौन सा था? माधो सिंह को जन्म दिया। अब जैसे ही सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई तो दोनों के बीच में संघर्ष चल गया कि कौन सा राजा बनेगा। तो इनको लेके दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो। इस संघर्ष को टालने के लिए 1729 में महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय से रामपुरा का पट्टा क्या किया? इस माधो सिंह के नाम दे दिया गया। 1743 में जैसे ही जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ तो यही हो गया क्योंकि ईश्वर सिंह का जन्म हुआ 1722 में और ये माधो सिंह का जन्म हुआ 1728 में। तो जो ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वर सिंह, ये जयपुर का शासक बन गया। परंतु माधो सिंह ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, वो था उत्तराधिकार का संघर्ष। इनमें कुछ युद्ध हुए, वो देखते हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था वो, उसका नाम था राजमहल का युद्ध, है ना, क्योंकि सत्ता के लिए युद्ध हुआ था तो इसको साधारण भाषा में बोल दिया गया राजमहल का युद्ध या टोंक का युद्ध, जिसको इतिहास में फेमस है राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी, याद रखना। इस युद्ध में ईश्वर सिंह ने माधो सिंह, बूंदी के उमेश सिंह, कोटा के दुर्जनशाल, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और मराठा खांडेराव की संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर दिया था। तो इसमें विजय किसकी हुई? राजमहल या टोंक के युद्ध में ईश्वरी सिंह की। इस और युद्ध किन किन के बीच हुआ? ईश्वरी सिंह प्लस माधो सिंह की संयुक्त सेना। माधो सिंह की संयुक्त सेना का मतलब माधो सिंह के पास बूंदी का शासक भी था, कोटा का शासक था और कुछ मराठा सरदार थे, उनका सहयोग भी उन्हें प्राप्त था। क्लियर? 1747 में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध की खुशी में ईसर लाट या सरगासुली, राजमहल के युद्ध में जैसे ही विजय हुई तो इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में एक ईसर लाट, जिसको सरगासुली भी बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया। इसमें 7 खंड हैं और इसे जयपुर का विजय स्तंभ या जयपुर का कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है। आपके सिंपल सवाल ये आएगा कि ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, या सरगासुली का रचयिता था, निर्माण करवाने वाला शासक ईश्वरी सिंह था। अगर अगला युद्ध हुआ वो था बगरू का युद्ध। कब हुआ था? बगरू का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। बगरू का युद्ध 1748 में, अगले साल। इस युद्ध में ईश्वर सिंह को माधो सिंह और मराठों की सेना ने पराजित किया। ये युद्ध भी दोनों भाइयों के बीच में हुआ, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच। परंतु इस युद्ध में ईश्वरी सिंह है वो माधो सिंह और मराठों की जो संयुक्त सेना है उसे पराजित हो गया। ईश्वरी सिंह ने ये बोला माधो सिंह को कि मैं तेरे को 5 परगने दूंगा, उमेश सिंह को बोला मैं बूंदी दे दूंगा और मराठों को धन देना स्वीकार कर लिया। कौन से युद्ध की बात चली है? बगरू का युद्ध, जो 1748 ईस्वी में हुआ था। ईश्वरी सिंह समझौते के अनुसार मराठों को बोला था कि ठीक है, शर्त थी मैं धन दे दूंगा, परंतु धन नहीं दे सका। तो भयभीत होके धन मराठों से इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि उसने ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो बात हो गई खत्म यहाँ। अब सवाई ईश्वरी सिंह ने मार्च 48 में मानपुरा की निकट अहम साहब अब्दाली की सेना को भी पराजित किया था। उधर अफगान शासक था वो भी आया था तो उसको भी पहले पराजित किया था। तो ये हो गया बगरू का युद्ध 1748 में। अब कौन शासक बन गया? ईश्वरी सिंह मर गया तो उसके बाद कौन शासक बना? अगला माधो सिंह। तो सवाई माधो सिंह शासक बना 1750 से 68 तक। माधो सिंह मराठों के सहयोग से बना था जयपुर का शासक। तो कांकोड़ का युद्ध हुआ, अगला युद्ध। अब मराठों के साथ इनका युद्ध की शुरुआत होगी, जिसका नाम क्या है? कांकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी में। मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1754 में रणथंभौर किसको दे दिया था?
माधो सिंह को दे दिया था। यहाँ मुगल बादशाह बन गया था अहमद शाह। उसने रणथंभौर का जो दुर्ग था, किला था, वो किसको दे दिया? जयपुर का जो कछवा शासक बना था माधो सिंह, उसको दे दिया। परंतु मराठे क्या थे, वो बोल रहे थे कि रणथंभौर तो भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए। परिणाम स्वरूप जो मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर, इनकी सेना और माधो सिंह के बीच 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है कांकोड़, जो टोंक में स्थित है, जिसमें मराठा सेना क्या हुई? पराजित हो गई। यानी माधो सिंह ने कांकोड़ के युद्ध में माधो सिंह को मराठा सेना को पराजित कर दिया था। और इस युद्ध, कांकोड़ युद्ध का कारण क्या था कि मुगल जो बादशाह था उसने जो रणथंभौर का किला है वो माधो सिंह को दे दिया था, जबकि मराठे चाहते थे कि मुगल बादशाह ये जो रणथंभौर है ये किसको दे? हमें दे। क्लियर। अगला युद्ध हुआ बंटवाड़ा का युद्ध, और ये युद्ध बहुत फेमस है। हुआ कब था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। माधो सिंह ने रणथंभौर के अंतर्गत आने वाले पुराने क्षेत्र पर धीरे धीरे अधिकार करना आरंभ कर दिया। इससे नाराज कोटा के 70 साल ने झाला जालिम सिंह को भेजा। जालिम सिंह ने 2 दिसंबर 1761 को बंटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह की सेना को पराजित कर दिया। अब आपको ध्यान में रखना है कि बंटवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ कब? 1761 ईस्वी में। माधो सिंह अब ये रणथंभौर दे दिया तो ये तो धीरे धीरे रणथंभौर पर अधिकार करेगा ही, परंतु कोटा के 70 साल शासक था, कोटा का शासक 70 साल, उसका सरदार था एक झाला जालम सिंह, उसको भेजा। तो जालिम सिंह ने 2 दिसंबर 1761 को बंटवाड़ा के युद्ध में जो माधो सिंह की सेना थी उसको पराजित कर दिया था। तो माधो सिंह यहाँ पर पराजित हो गया था। कोटा के जो शासक थे 76 साल, और उसका जो एक सरदार था झाला जालिम सिंह, उनसे। क्लियर। अब अगला शासक है, अगला युद्ध है तुंगा का युद्ध, जो 1787 ईस्वी को हुआ था। ये मराठा था महादजी सिंधिया, क्योंकि आप आ गया सवाई प्रताप सिंह। माधो सिंह के बाद अगला शासक बना जो आमेर जयपुर का शासक था, वो था सवाई प्रताप सिंह। अब मराठे लगातार अपना हस्तक्षेप करते जा रहे थे, तो तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में हुआ था। तो महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसमें महादजी सिंधिया की हो गई, मराठा शासक था उसकी हो गई हार, है ना। सिंधिया ने जाते समय कहा था कि मैं जीता रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। तो कहाँ, यहाँ से भी सवाल आपके बनता है कि जो मराठा सरदार महादजी सिंधिया थे, उन्होंने किस युद्ध में हार के बाद ये कहा कि अगर मैं जीता रहा, जीता मतलब मैं जीवित रहा, तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये युद्ध था, इस युद्ध का नाम था तुंगा का युद्ध, जो जुलाई 1787 में हुआ था जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के बीच। क्लियर। अगला युद्ध हुआ वो था पाटन का युद्ध, जो 1790 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। इस युद्ध में प्रताप सिंह पराजित हुआ, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह था वो पराजित हो गया। पाटन के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व डी बोई नामक एक फ्रांसीसी सेनापति थे, उसने किया। तो याद रखना है कि पाटन का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कछवा शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा शासकों के बीच में हुआ था, सरदारों के बीच, जिसमें मराठे गए इसमें विजयी हुए थे। और मराठा सेना का नेतृत्व किया था एक फ्रांस का सेनापति था डी बोई नामक बंदा था, उसने फ्रांसीसी सेनापति ने इसका नेतृत्व किया था। मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठों ने सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर की सेना थी, उन दोनों को, संयुक्त सेना थी, उनको पराजित किया था। तो आपको हर एक युद्ध याद रखना है, कब हुआ था, किसके बीच में था। क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है, क्योंकि हम कंटिन्यू इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच क्या क्या विवाद था, विवाद का विषय क्या था, तो वो सब हमको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब सवाई प्रताप सिंह ने कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काम किया था, वो देख लेते हैं। एक काम किया था हवा महल, देखा होगा जयपुर में हवा महल। इस हवा महल का निर्माता कौन था, शासक पूछ ले जब तो सवाई प्रताप सिंह। अगर शिल्पी पूछ ले तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में था एक लालचंद नाम का शिल्पी, उसने इसका निर्माण किया था। इस हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, 152 झरोखे हैं, और ये 5 मंजिली इमारत है। इन मंजिलों को आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इसमें आईओ में इस पैटर्न के सवाल नहीं पूछे जाते। अब सवाई प्रताप सिंह एक साहित्यकार भी था, साहित्यकारों का संरक्षक भी था, तो इसने ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखी। इन कविताओं का संकलन ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। तो आपके सवाल आएगा कि ब्रज निधि का रचयिता निम्न में कौन सा शासक था, तो जो जयपुर का कछवा शासक था सवाई प्रताप सिंह, वो ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। अब गंधर्व बाईसी है, यहाँ गुणीजन खाना बोल दो, तो गंधर्व बाईसी किसके दरबार के प्रसिद्ध थे, है ना। तो गंधर्व बाईसी सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया, अपने दरबार में एक गुणीजन खाने का निर्माण किया। गुणीजन खाना मतलब विद्वानों को जहां संरक्षक दिया जा सके,
है ना। तो इस पैटर्न का एक भवन बनाया जो कहलाता, गुणिजन खाना कहाँ पर है, जयपुर में है ना। तो उस गुणिजन खाने में उसने 22 प्रमुख ऐसे साहित्यकार, इस क्षेत्र से, कला से क्षेत्र से संबंधित जो विद्वान थे उनको बुलाया। तो वो जो 22 थे वो क्या कहलाए, कालांतर में गंधर्व 22 कहलाए। तो प्रताप सिंह किसके दरबार के थे, प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का समूह था, वो गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खां, इन्होंने सवर सागर ग्रंथ की रचना की थी। अब इतना साहित्यकार ये भी पूछ सकते हैं कि चांद खां है गुरु, जो सवाई प्रताप सिंह थे इसके संगीत गुरु कौन थे, तो इनके संगीत गुरु थे चांद खां। और चांद खां ने किसकी रचना की थी, सवर सागर नामक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। अब ये पूछ ले कि गंधर्व 22 का संबंध किससे है, तो सवाई प्रताप सिंह से है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे 22 विद्वान। उन 22 विद्वानों के समूह को कंबाइंड रूप से क्या जाना जाता था, गंधर्व 22। गुणिजन खाना है, उस गुणिजन खाने का निर्माता कौन था, तो सवाई प्रताप सिंह था, उसने गुणिजन खाने का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। प्रताप सिंह के समय 1778 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था, ये यहाँ पर ब्रिटिश चल गए, ठीक है। अगला शासक जो हम ध्यान दे रहे हैं वो है सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 के बीच था, यहाँ से ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है, मुगल खत्म हो जाते हैं। तरस्कपुर नामक वेश्या के प्रति विशेष लगाव के कारण जयपुर जगत सिंह जो ये है सवाई जगत सिंह, इनको जयपुर का बदनाम बादशाह का नाम से भी जाना जाता है। इसके काल में एक विवाद हुआ था जो इतिहास में फेमस है, वो है कृष्णा कुमारी विवाद। ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है कि मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी, मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, उसकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। इसका रिश्ता जोधपुर के भीम सिंह से हो गया, है ना। परंतु किसी कारणवश क्या है, जोधपुर के भीम सिंह की हो गई मृत्यु हो गई। तो अब जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो इस मेवाड़ के भीम सिंह ने इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के ये जो जगत सिंह द्वितीय है इनके साथ कर दिया, ठीक है। परंतु इससे जोधपुर के शासक है उन्होंने क्या माना, अपना अपमान माना। तो इस बात को लेकर के जयपुर और जोधपुर यानी मेवाड़ और जो ये आपके था कछवा, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। तो जगत सिंह द्वितीय जोधपुर के महाराजा मान सिंह, इनके मध्य 1807 में परवसर नागौर में एक युद्ध हुआ। कब, 1807 में। वो युद्ध इतिहास में किस नाम से फेमस है, गिंगोली का युद्ध। आपको पता चला किस विषय को लेकर हुआ था, तो गिंगोली का युद्ध कब हुआ, 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1807 में गिंगोली का युद्ध। किस किस के बीच, तो आप ध्यान में रखना कि जयपुर के तो जगत सिंह द्वितीय थे और जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे। कृष्णा कुमारी जो एक राजकुमारी थी, जो मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, इसको लेकर के विवाद हुआ। इस वजह से जो युद्ध है वो इतिहास में गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों से अधीनस्था की एक संधि कर ली थी, किसने, इस जगत सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। तो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बस। अगला शासक जो आता है सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय अल्पावस्था में शासक बना। प्रशासन संचालन के लिए रीजेंसी का गठन कर मेजर रोस को उसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। जनवरी 1844 में मेजर लुडलो को रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया और 1851 में रीजेंसी काउंसिल का शासन समाप्त कर दिया। आपको इसमें से सवाल नहीं आएंगे। सवाई राम सिंह द्वितीय, इनमें सवाल कम आते हैं। गुलाबी नगरी देख लेते हैं। 1868 में एडवर्ड पंचम के आगमन पर राम सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को पूरा, किसके आगमन पर, ये ब्रिटिश था, राजा था, उसका बेटा था एडवर्ड पंचम, ब्रिटिश सम्राट था, तो उसका आगमन हो रहा था। तो सवाई जय सिंह ने 1868 में पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। वो स्टैनले रोड ने अपनी पुस्तक द रोल टाउन ऑफ इंडिया, द रोल टाउन ऑफ इंडिया एक पुस्तक थी, उसमें स्टैनले रोड ने इस गुलाबी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और किसके आगमन पर, 1868 में एडवर्ड पंचम के आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर को रंगवा दिया था, गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। अब सवाई राम सिंह के काल में, द्वितीय के काल में एक और हुआ अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल 1876 में प्रिंस अल्बर्ट था, राजा का बेटा था प्रिंस, तो वो आगमन पर हिंदू, इस्लामिक, ईसाई तीनों शैलियों में अल्बर्ट हॉल बनाया। इसका वास्तुकार कौन था, स्टीवन जैकब था। तो किसके आगमन पर, यह भी ध्यान रखना है आपको, अल्बर्ट हॉल है, उसको किसके आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था, प्रिंस अल्बर्ट के नाम पे। कब, 1876 ईस्वी में। और यह भी ध्यान रखना किसने निर्माण किया, सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण किया। इसका वास्तुकार था स्टीवन जैकब। जयपुर में ताजिए के साथ राम सिंह का ताजिया भी एक तरीके से निकलता है। राम सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने 3 बार जयपुर की यात्रा की थी।
और राम सिंह की भटियानी रानी ने रामनिवास बाग बनाया और इसके अलावा रामगढ़ बांध है उसका निर्माता भी ये राम सिंह द्वितीय था। क्लियर? तो ये था राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। अब अगला है माधो सिंह द्वितीय। प्रथम हम पढ़ कर आए थे अभी। माधो सिंह द्वितीय काल में कुछ नहीं, वो अल्बर्ट हॉल का काम चल रहा था ना, अभी हमने स्टार्ट किया था, वो पूरा करवा दिया। और नाहरगढ़ में सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था, परंतु इस मान माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महल अपनी पासवानों के लिए बनाया। तो ये भी कभी कभार सवाल आ सकता है कि नाहरगढ़ में 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माता कौन था? तो माधो सिंह द्वितीय था। इसके अलावा उसने मुबारक महल भी बनवाया, ये भी तीनों शैलियों में बना हुआ है। और एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण में भाग लेने के लिए माधो सिंह द्वितीय थे, वो इंग्लैंड भी गए थे। 1911 में महारानी मेरी जयपुर आई तो मेरी के नाम पर एक क्वींस रोड है वो भी बनवाएगी। ये इस पैटर्न के सवाल आरपीएससी बहुत ही कम पूछती है, क्योंकि पहले वाले जो प्रारंभिक शासक थे इतिहास में वो ज्यादा पूछती है, पर हमको सब हर एक चीज है वो देखनी पड़ेगी। मानसिंह द्वितीय, इसका नाम तो सबने सुना होगा, जब राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं तब मानसिंह द्वितीय का नाम आता है। तो आजादी के समय अगर जयपुर का शासक बोल दे तो वो कौन था? देखो 1922 से 1949 तक, और आजादी हमको 1947 में मिल गई थी। तो आजादी के समय अगर जयपुर का शासक, कछवा शासक आपसे पूछ ले तो वो थे मानसिंह द्वितीय। वृहद, ये गलत लिख रखा है इसे लिखेगा, वृहद राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, उसमें चौथा चरण क्या था? वृहद राजस्थान था। तो वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मानसिंह द्वितीय को। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य सेनापति था। इसका विवाह कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ था। ये भी पॉलिटी में सवाल आ सकता है, हिस्ट्री में नहीं आता। तो ये गायत्री देवी थी, ये लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये सवाल आपके पॉलिटी में पूछ सकते हैं। मानसिंह द्वितीय की मृत्यु लंदन में पोलो खेलते हुए हो गई थी। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के कछवा वंश के अंतिम शासक थे। अब अंतिम क्यों थे मैं आपको बता दिया 1949 में। उसके बाद क्या हुआ? सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। 1942 में जो ये आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि प्रजामंडल आंदोलन में हम देखते हैं कि 1942 में जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, और प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे हीरालाल शास्त्री, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो इतिहास में जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से फेमस है, जिसमें यह बोला कि जयपुर प्रजामंडल बाहर छोड़ो आंदोलन है उसमें भाग नहीं लेगा, परंतु देसी रियासत जो जयपुर की रियासत थी वो प्रजामंडल आंदोलन है उसको मान्यता प्रदान करेगी। तो ये हम उसमें देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ पाएगी। क्लियर? तो ये था अपना कछवा वंश। कछवा वंश सबसे बड़ा था। तो जो प्रमुख राजवंश थे उसमें हमने सब राजवंश ऑलमोस्ट कवर कर लिए। एक जो लास्ट बचा है वो छोटा सा है, वो है अपना परमार वंश। तो परमार वंश देखते हैं कौन सा था। परमार वंश का शासन कहां था? परमार का अर्थ क्या होता है? शत्रु को मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। परमार का मतलब क्या होता है? शत्रुओं को मारने वाला। प्रारंभिक राज्य इनका क्या था? परमार वंश का शासन कहां था? जो सिरोही है ना, सिरोही साउथ वाला या आबू, उसके आसपास में एक शासक जो शासन था उसका शासक था वो था परमार। याद रखना कहां पर? आबू के आसपास का क्षेत्र जो प्रारंभिक राज्य था परमार वंश का। प्रतिहारों के पतन के बाद प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार के पतन हो गया तो मारवाड़, गुजरात, सिंध, बागड़, मालवा आदि स्थानों पर परमारों के छोटे छोटे राज्य वो स्थापित हो गए थे। आबू के परमारों की प्रारंभिक राजधानी, ये सवाल आता है, क्या थी? चंद्रावती। सिरोही को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती नाम से जाना जाता था। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? सिरोही। जब भी मैं बता रही हूँ ना, आबू उसके आसपास का क्षेत्र है वो जो परमार है उनका प्रारंभिक राज्य था। तो आबू के परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चंद्रावती। और आबू में परमारों का कुल पुरुष यानी जो संस्थापक था वो कौन था? धूमराज। धूमराज। परमारों की वंशावली का प्रारंभ किससे होता है? उत्पल राज से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है परमारों की प्रारंभिक राजधानी चंद्रावती, और प्रारंभिक राज्य कहां था? आबू और आसपास का क्षेत्र है वहां परमारों का प्रारंभिक शासन था।
प्रारंभिक परमारों को सोलंकी शासकों से संघर्ष करना पड़ा। अब सोलंकी थे, उनका शासन कहाँ था? गुजरात में, गुजरात के आसपास था। तो इनका सोलंकी शासकों से संघर्ष करना पड़ा, जिनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? राष्ट्रकूट शासक धवल का एक शिलालेख मिला है, उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इस वंश के अन्य शासकों में महिपाल, धंधु, कृष्णदेव, विक्रम सिंह आदि कुछ प्रमुख शासक थे, वो था। पर हम इंपॉर्टेंट वो देखेंगे जो अपने एग्जाम में जहां से आने वाला एक सवाल है। आबू के एक दंडपति थे विमल शाह, नाम सुना होगा आपने विमल शाह, जिसने आदिनाथ का भव्य जैन मंदिर बनवाया था। तो जैन मंदिरों का निर्माता था ये आबू के दंडपति विमल शाह ने। कब? 1031 ईस्वी में इनका निर्माण करवाया था। परमार विक्रम सिंह का प्रपुत्र धारावर्ष आबू के परमारों में सबसे पराक्रमी शासक था। धारावर्ष का संबंध किससे है? तो धारा जो परमार वंश था उससे धारावर्ष का संबंध है। इनका सोलंकी शासक जो गुजरात के थे उनसे भी धारावर्ष के अच्छे संबंध थे। तो 1106 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहिलवाड़ा पराक्रमण के दौरान धारावर्ष गुजरात की जो सोलंकी सेना थी उसका नेतृत्व प्रदान किया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा, गुजरात की राजधानी थी अनिलवाड़ा, गुजरात के सोलंकियों की राजधानी, उस पर आक्रमण किया था, तो जो ये परमार शासक थे धारा, उन्होंने गुजरात की सेना थी उसका नेतृत्व किया था। और इस घटना की जानकारी हमको ताजुल मुआसिर एक ग्रंथ है वसन निजामी का, उससे इस बात की हमको जानकारी मिलती है। सोलंकी शासक भीमदेव के अल्पवयस्क होने के कारण कई सामंत स्वतंत्र हो गए और धारावर्ष उसमें से एक था, तो वो परमार वंश का शक्तिशाली शासक बन गया था। सोम सिंह था, वो धारावर्ष का पुत्र था। गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय का ये भी सामंत था। ये कुछ खास चीज नहीं है कि हम ध्यान में रखें, इनको याद करने की जरूरत नहीं है इनको। विक्रम सिंह के काल में भी हुआ था। तो एक ही शासक था जालोर का। अब आपको ध्यान में क्या रखना है परमारों का, कि परमारों के शासन कहाँ पर था? तो आबू आसपास के क्षेत्र था, वहां पर परमारों का आरंभिक था। और उनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? तो चंद्रावती, जिसको प्राचीन काल में सिरोही को चंद्रावती बोलते थे, वो था। और उनका एक ही फेमस शासक था, उसका नाम था धारावर्ष परमारों का। जालोर के परमार, आबू के परमार एक शाखा और थी, वो जालोर में फैल गई थी, वो आबू के परमारों की ही एक शाखा मानी जाती है। जालोर के परमारों का प्रथम शासक था वो था वाकपति राज। क्या था? वाकपति राज। मालवा में भी ये शाखा फैली परमारों की, परंतु मालवा के परमारों की उत्पत्ति का मूल स्थान था वो आबू ही था। मालवा के परमार वीर साहसी थे। इनकी जानकारी हमको किससे मिलती है? नव साहस सात चरित नाम का एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इनकी राजधानी उज्जैन थी। किसकी बात कर रही हूँ? मालवा का परमार शासक की बात कर रही हूँ। इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी या धारा नगरी थी। राजस्थान में इनका राज्य कोटा राज्य के दक्षिण में झालावाड़, प्रतापगढ़ और पूर्वी भाग जो थे उनमें विस्तृत था। तो हमने देख ही लिया कि जो मालवा के परमार थे इनका राजस्थान में थोड़ा बहुत कोटा, झालावाड़, जो मालवा से जिसकी सीमा लगती है वहां तक इनका राज्य विस्तृत था। और मालवा के परमारों की राजधानी थी वो उज्जैन या धारानगरी थी। और ये भी जो आबू के परमार थे उन्हीं की एक शाखा थी, वो मालवा में जाकर बस गई थी। क्लियर? अब इस मालवा का जो शासक था, इनमें एक शासक हुआ था परमार शासक, जिनका नाम था मूंज। मूंज शासक था। ये मूंज बहुत ही पराक्रमी शासक था। उसने चोल, केरल, मेवाड़ आदि पर विजय की, परंतु चालुक्य शासक था ना जो गुजरात का, तेलप, उसके आक्रमण किया। तो उसके दौरान इस परमार शासक जो मूंज था उसकी मृत्यु हो गई थी। मूंज के बाद एक शासक आया जो मालवा का परमारों का प्रमुख शासक था, भोज परमार। नाम सुना होगा, भोज परमार। तो इस भोज परमार था, ये इस वजह से फेमस था कि ये बहुत ही विधा प्रेमी साहित्य संरक्षक शासक था। भोज परमार ने कुछ ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे सरस्वती कंठाभरण, राजमृगांक, विदत जनमंडल, सम्रागण, श्रृंगार मंजरी कथा आदि। इसमें दो बहुत फेमस है, एक तो सरस्वती कंठाभरण, एक श्रृंगार मंजरी कथा। इन ग्रंथों के रचयिता कौन से परमार शासक थे? तो वे थे मालवा का परमार शासक जिसका नाम था भोज परमार। भोज के दरबारी विद्वान भी थे, जैसे सुबंधु, वररुचि, मेरुतंग, वल्लभ, माघ आदि प्रमुख जो शासक थे वो इनके दरबारी थे। तो ये हम बात करें मालवा के परमारी शासक का। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राजवंश थे, वो राजवंश हमने देखे कि कुछ मालवा का परमार वंश था, अपने गुर्जर प्रतिहार देखा, कछुआ वंश देखा, गुहिल वंश देखा, है ना, मारवाड़ का राठौड़ था वो हमने देखा। अब अगला टॉपिक अपना क्या है? अगला है अपना भी कुछ प्रमुख जो मध्यकाल में राज्य जो शासन व्यवस्था थी, उनकी राजस्व व्यवस्था, उनकी न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, वो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, उसको हम अब कवर करते हैं।
मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी, उसका स्वरूप क्या था। इसमें से सवाल बहुत ही कम आते हैं, कोई भी एग्जाम कभी आरएस में भी आप देख लो, इसमें से एक सवाल कभी कभार आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आता। इस चैप्टर से सवाल बहुत ही कम आते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, मोटा मोटा इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था देखते हैं। तो मोटा मोटे देखें तो दो भागों में हम इसको विभक्त करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था को पहले प्रशासनिक देखेंगे, फिर राजस्व देखेंगे। प्रशासनिक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक विभाजित करेंगे, फिर 12वीं से 18वीं शताब्दी तक विभाजित करेंगे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में स्टार्टिंग में 8वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान में विभिन्न भू क्षेत्र केंद्रीय भारत के वहां जनपदीय व्यवस्था थी, गणराज्य व्यवस्था थी। तो राजस्थान में भी इस तरीके का जनपद था। एक मैंने कल बताया था, कौन सा जनपद था राजस्थान में? एकमात्र मत्स्य जनपद था। और गणराज्य की बात करें तो मालव, सीवी, योधे ये गणराज्य थे जो जिसके अंतर्गत राजस्थान आता था। तो मौर्य आए, फिर गुप्त आए, बाद में हर्षवर्धन आया। तो हर एक का राजस्थान में कहीं ना कहीं प्रभुत्व रहा। शक हुए उन्होंने भी राज्य में एक शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, परंतु उनका अपने राज्य अपनी जो राजस्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, या फिर ये बोले कि इनकी डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो हस्तक्षेप था राज्य के आंतरिक शासन में, वो ऊण या शक है उनका नहीं था। कालांतर में जैसे गुप्तों की शक्ति कमजोर हुई, शक और ऊण आक्रमण हुए, तो राजस्थान में अनेक तरीके की छोटी छोटी इकाइयां बंटी। मैंने आपको ये पहले भी बताया। तो अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत थे, वो राज्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन हमको या तो तात्कालिक शिलालेख देखें, अभिलेख देखें, या कुछ साहित्यिक ग्रंथ है उनसे हमकी शासन व्यवस्था है उन पर प्रकाश पड़ता है। तो इसमें यह पता चलता है कि पूरी व्यवस्था थी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले था केंद्रीय शासन, पूरा केंद्र के बाद था प्रांतीय शासन, प्रांत के बाद क्या थी? ग्रामीण व्यवस्था थी, वो देखेंगे हम। तो केंद्रीय शासन की जो दूरी थी वो होता था कौन? राजा। केंद्रीय शासन की दूरी, जिसे परम बट्टारक, महाराजाधिराज आदि नामों से जाना जाता था। प्रतिहार जैसे नागभट्ट प्रथम है, अभी हम देख कर आए थे, या नागभट्ट द्वितीय है, वो अपने को किस नाम से पुकारते थे? उनकी उपाधि क्या थी? नारायण की। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग व्यवस्था थी, उसमें शासन सत्ता की दूरी होता था, वो राजा होता था, वो विभिन्न प्रकार की उपाधियों को भी धारण करता था। क्लियर? अपने को ये शासक प्रभु वल्लभ आदि नामों से संबोधित करते थे। जैसे भोज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि धारण की। हमने देखा था ना, प्रतिहार शासक भोज प्रथम ने आदिवराह की उपाधि से खुद को सम्मानित किया था। अब राजा के प्रमुख कार्य क्या थे? ये तो कोई प्रीलिम्स में बहुत कम पूछते हैं कि प्रजा की सुरक्षा कल्याण करना, अपराधियों को दंड देना, प्रजा हित में काम करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व देना, न्याय करना, या सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेना, ये राजा के प्रमुख कार्य होते थे, जो कि केंद्रीय शासन की धुरी होता था। अब शासक धर्मशेषणु भी होता था, ये हम पहले भी देख चुके थे कि शासक सेव होते थे। जैसे हमने चौहान शासक को देखा कि सेव था, फिर भी जैन धर्मावलंबी थे, या खतरगच के जो अनुयायी थे उनको दान में देते थे। तो वो शासक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु भी होता था। जैसे प्रतिहार भोज प्रथम भगवती का उपासक था, परंतु फिर भी उसने विष्णु मंदिरों का निर्माण किया। अरुणोराज था, परंतु उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया, और खुद क्या था? शैव था उसके बाद भी। और खत्तरगच के जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनको भी मंदिर बनाने के लिए अजमेर में भूमिदान अरुणोराज ने दिया था। अब वो राजा था, वो तो सबसे प्रमुख इकाई था। उसके बाद जो स्थान आता था वो था युवराज का। किसका? युवराज का स्थान था, जिसे महाराज कुमार भी कहते थे। केंद्रीय शासन में राजा की सहायता देने के लिए कुछ मंत्री होते थे। आपने जो पेपर है उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी पेपर होता है, उसमें ये सवाल आता है कि कौन सा मंत्री था, उसके पास कौन सा निम्न में कौन सा डिपार्टमेंट था, या उसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते थे। तो केंद्रीय शासन में राजा की सहायतार्थ मंत्री उच्च अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रियों की नियुक्ति या तो शासक स्वयं करते थे, है ना, या कुछ मंत्री होते थे उनके पद वंशानुगत भी होते थे। शासक इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इसमें प्रमुख जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता था? महामंत्री या प्रधानमंत्री राजा का मुख्य सलाहकार था। संधि विग्रह का उल्लेख अल्लट के सारणेश्वर लेख है, उसमें एक संधि विग्रह नामक मंत्री भी होता था, उसका उल्लेख हमको मिलता है। अब कुछ प्रमुख
संधि विग्रह था, इसका काम क्या था? संधि विग्रह का काम होता था, ये पूछेंगे आपके, संधि विग्रह का क्या काम था? तो सभी आदेश और विदेश के लिए पत्र तैयार करता था, ये कई भाषाओं और लिपियों का ज्ञाता होता था। संधि विग्रही, इस पोस्ट का काम क्या होता था? ये राजा का एक प्रमुख मंत्री होता था। इसका काम जो राजा के लिए सारे आदेश हैं या विदेशों से जो भी पत्र आए हैं तो उन सबको ये क्या करता था? पत्र तैयार करता था, उनको कई भाषाओं का ये जानकार भी होता था। क्लियर? एक होता था अक्षपटलिक नाम का अधिकारी, इसका काम क्या होता था? राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना। अब आपसे ये पूछेंगे कि मध्यकाल में एक अक्षपटलिक नामक अधिकारी होता था, उसका प्रमुख कार्य क्या होता था? तो उसका प्रमुख कार्य होता था राज्य का जो भी आय और व्यय हो रहा है उसका पूरा लेखा जोखा रखना। ठीक है, राज्य के आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखना, और राजा द्वारा जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं, कुछ भी काम किए जा रहे हैं इस पैटर्न के, तो उनका पूरा ध्यान कौन रखता था? अक्षपटलिक। एक होता था भंडागारिक नाम का अधिकारी। ठीक है, ये राजकोष का मुख्य अधिकारी होता था। राजस्थान में खजाने या रसद से संबंधित जो काम किए जाते थे वो कालांतर में इसी अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो भांडागारिक का क्या काम होता था? राजकोष का मुख्य अधिकारी। तो मैंने आपको 3 बताई अभी अधिकारी। एक तो प्रमुख होता था संधि विग्रह, तो राजा जो आदेश देता था या जिस पैटर्न का जो भी पत्र होते थे उनका पूरा ध्यान रखता था, वो कौन होता था? संधि विग्रह होता था। अक्षपटलिक का क्या काम होता था? राज्य के आय व्यय से संबंधित जो भी लेखा जोखा रखना है वो अक्षपटलिक रखता था। भंडागारिक होता था, वो क्या काम करता था? राज्य का जो राजकोष होता था उसका मुख्य अधिकारी था वो क्या कहलाता था? वो भंडागारिक कहलाता था। क्लियर? अगला जो अधिकारी है वो महाप्रतिहार, मैंने महाप्रतिहार, राज्यसभा का अधिकारी जो सभी दरबारियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील करता था। उसका काम होता था कि ये दरबार है, इस दरबार में अनुशासन बना रहना चाहिए। तो ये अनुशासन दरबार में बनाए रखने वाला जो अधिकारी होता था वो निम्न में कौन सा था? तो उसका नाम होता था महाप्रतिहार नामक अधिकारी। तिलक मंजरी से महाप्रतिहार के कार्यों का हमको विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये तो साथ में इसने कोई भी साहित्यिक ग्रंथ है या कुछ चीज है तो उससे हमको पता रहना चाहिए कि ये अधिकारी था, इस अधिकारी का ये काम होता था। महापुरोहित नाम से पता चला है धार्मिक काम करता था। विसर्गराज अधिकारी होता था, वो वैद्य है ना, एक तरीके का ये डॉक्टर होता था। विसर्गराज अधिकारी वैद्य। बांदीपति नाम का अधिकारी वो दरबार में कविता पाठ का कार्य करता था। बांदीपति का क्या काम था? दरबार में कविता पाठ का काम करना। विसर्गराज ये राजा का वैद्य होता था, और महापुरोहित धार्मिक कार्यों को संभालता था, और महाप्रतिहार है वो दरबार में अनुशासन बनाए रखने का काम करता था। तो ये सब अधिकारी है, ये आपको याद रहना चाहिए कि इनके क्या क्या कार्य होते थे। अब न्याय व्यवस्था की बात करें तो उस समय अगर न्याय व्यवस्था जैसे कुछ साहित्यिक ग्रंथ है, समरा इच्छा का, व्रत कथा कोच, इनसे हमको पता चलता है कि चोरी हो गई या अपहरण हो गया, धोखाबाजी, इन अपराधों की गणना बड़े अपराध के रूप में करते थे और अंग विच्छेदन तक का इनमें दंड दिया जाता था। न्याय कार्य कौन? राजा करता था, परंतु किसकी सहायता से करता था? तो ये पंडित था, उसकी सहायता से राजा ये न्याय का कार्य करता था। और स्थानीय स्तर पर इस काल में एक संस्था होती थी, उस संस्था का नाम होता था पंचकूल। कौन सी संस्था? पंचकूल। ये न्याय का कार्य करती थी। तो स्थानीय स्तर पर जो न्याय कार्य करने वाली संस्था होती थी उस संस्था को निम्न में क्या कहा जाता था? पंचकूल कहा जाता था। क्लियर? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तो रक्षा विभाग होता था जिसमें दंड, पाशिक, दांडिक और तल्लार। अब आपसे मैं ये पूछ लूं कि तल्लार का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अधिकारी होता था वो तल्लार होता था। तो ये 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, दंड, पाशिक, दांडिक और तल्लार। सैन्य व्यवस्था की बात करूं तो सैन्य अधिकारी नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी, क्योंकि प्रमुख सेना होती थी, अगर नागरिक कुछ कार्य करने होते थे तो वो भी सैन्य कर्तव्य, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति करती थी। महादंड नायक, दंडपति, सेना नायक आदि पदाधिकारी है, इनका संबंध किससे था? सेना से होता था। कस्बों की सेना का अधिकारी बलाधिकृत होता था। मंडलिकाओं में भी इस पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। अब घुड़सवारों का एक नायक होता था, उसको क्या बोलते थे? महाअश्वपति। ये कुछ पद तो ऐसे होते थे जिनके नाम से ही उनका काम है वो उसका पता चल जाता था। महाअश्वपति का क्या काम था? ये घुड़सवारों की सेना का नायक होता था। हाथियों की एक सेना होती थी, उसका अधिकारी क्या कहलाता था? सर्वोच्च अधिकारी पीलूपति। क्या कहलाता था? पीलूपति। पैदल अधिकारी पाइका अधिपति। पैदल सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? पाइका अधिपति। रथों का सायंदपति। रथों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? सायंदपति। और किले थे उसका अधिकारी क्या कहलाता था? कोटपाल। तो कोटपाल का प्रमुख अधिकारी कौन से डिपार्टमेंट का था? किलों का अधिकारी होता था। ठीक है,
अब मैंने आपको बोला कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था समझनी है तो उसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। अभी हमने केंद्रीय शासन देखा, उसमें राजा सर्वोच्च होता था, उसके बाद होता था प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंटों का बंटवारा किया हुआ था, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक प्रमुख होता था, है ना। उस समय की न्याय व्यवस्था क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी, वो देखी। अब जो सेकेंड स्टेज आता है वो होता है पूरा जो राज्य था वो किस में बंटा हुआ था, प्रांतों में। तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्रांतीय शासन। तो राज्य के अंतर्गत क्या होते थे, मंडल होते थे, जिनके अधिकारी क्या कहलाते थे, मांडलिक। राज्य किसमें बटे हुए थे, मंडल में, और मंडल का अधिकारी मांडलिक। अब मंडल के अंतर्गत क्या होती थी, अभी फिलहाल आज के दिन में हम नहीं देखते, केंद्रीय शासन होता है, फिर पूरा केंद्र होता है, वो क्या राज्य में बंटा होता है, तो राज्य व्यवस्था होती है। राज्य किसमें बंटा होता है, संभाग में, संभाग किसमें बंटा होता है, जिलों में, जिला फिर तहसील में। तो उसी पैटर्न का ये था। तो पूरा राज्य मंडल में बंटा हुआ था, उसका अधिकारी क्या कहलाता था, मांडलिक। फिर मंडल किसमें बटे हुए थे, विषयों में, विषय का अधिकारी क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था, है ना। विषयों के नीचे क्या होते थे, पाठक और खेटक नाम की कुछ इकाइयां भी होती थी, पाठक खेटक। ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए गांव क्या कहलाते थे, अग्रहार कहलाते थे। ये सवाल आता है कि राजा होता था वो ब्राह्मणों को कुछ गांव दान में देता था, तो वो क्या कहलाता था, तो वो अग्रहार कहलाता था। तो यहाँ उल्टा आ जाए कि अग्रहार क्या कहलाते थे, तो राजा द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए जो गांव होते थे वो क्या कहलाते थे, अग्रहार कहलाते थे। गांव, कुछ गांव मिल जाते थे तो उस गांव का समूह क्या कहलाता था, गांव का समूह था, उसका अधिकारी क्या कहलाता था, ग्रामपति, है ना। राज्य का सर्वे सर्वा या शासक भू चक्रवर्ती या फिर वो राजा होता था। तो ग्रामपति आपको समझ में आ गया, अग्रहार समझ में आ गया। पाठक और खेटक क्या थी, विषय के अंतर्गत बांटी गई कुछ इकाइयां होती थी। विषय का अधिकारी क्या कहलाता था, विषयपति। मंडल था सबसे ऊपर की इकाई, उसका अधिकारी मांडलिक कहलाता था। मंडल किस में बटा हुआ था, विषय में। विषय किस में बटे हुए थे, पाठक या खेटक में। और सबसे छोटी इकाई थी वो क्या कहलाती थी, अपनी गांव कहलाती थी। अब प्रांतीय शासन के बाद हमने गांव की बात की, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन। तो हम देखते हैं स्थानीय शासन का क्या था। गांव और ग्राम समूह का शासन कार्य अभी बताया था मैंने, न्याय करने वाली एक सर्वोच्च संस्था होती थी, उस संस्था का नाम क्या था, पंचकुल। तो जो गांव और गांव समूह का शासन कार्य पंचकुल नामक संस्था करती थी। पंचकुल नाम से पता चल रहा है ना, पंचकुल जिसमें 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति होते थे वो पंचकुल कहलाती थी। वो गांव में न्याय व्यवस्था से संबंधित काम है वो करती थी। जो भूमि संबंधी या अन्य जो भी झगड़े हो गए तो उनको निपटाती थी। इन पंचकुलों में से 1 या 2 होते थे कारणिक होते थे। अब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समय, अब 5 में से 2 व्यक्ति ऐसे होते थे जिसको राज्य सरकार थी, राज्य सरकार यानी ऊपर की जो सरकार थी वो उसको अपॉइंट करती थी। वो जो 2 अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, कारणिक कहलाते थे। उनको एक नाम दिया गया था, याद रखना, क्या कहलाती थी, कारणिक। बड़े गांव कस्बों की मंडी व्यवस्था, अब गांव हो गए, गांव से ऊपर मंडी कस्बा आ गया तो उसको क्या बोलते थे, मंडपिकाएं। उसको क्या नाम दिया गया था, मंडपिकाएं। कर वसूल करना, उनका बंटवारा करना इन मंडपिकाओं का, पर मंडी व्यवस्था थी। तो मंडी में क्या होता है, खरीद फरोख्त वही होती है, तो उनका काम भी यही था, कर वसूल करो और उस कर का फिर बंटवारा करो, तो इनका मुख्य कार्य होता था। गांव में ग्रामिक और मेहतर नामक अधिकारी को उल्लेख मिलता है जो स्थानीय समस्याओं को निपटाते थे। तो ग्रामिक और मेहतर का संबंध क्या है, यहाँ ये किससे संबंधित है, तो स्थानीय शासन बिल्कुल रूट लेवल के जो अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे, ग्रामिक या मेहतर कहलाते थे। अब बात करें हम इस काल की 8वीं से 12वीं शताब्दी की राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व क्या क्या स्वरूप था। राज्य की आय हमको किससे प्राप्त होती थी, देखो उसमें राज्य क्या, या तो भूमि कर ले लो उससे प्राप्त होती थी, या हमको दंड दे दो उससे प्राप्त होती थी, जुर्माना लगा दिया उससे होगी, या कुछ अन्य प्रकार के कर व्यवस्था थी उससे हमको क्या राजस्व व्यवस्था मिलती थी। तो अब देखते हैं कि कर की क्या, भूमि कर था उसका क्या स्वरूप था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, वो था भूमि कर। ये भूमि कर उपजता या तो 1/6 भाग, 1/8 भाग, 1/10 भाग वो लिया जाता था, वो क्या कहलाता था, उद्रंग कहलाता था। अब आपको ध्यान में रखना है, भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत, जो अपनी कुल उपज होती थी उसका 1/10, 8 या 6 लिया जाता था, वो क्या कहलाता था, उद्रंग कहलाता था। उद्रंग संभवतः उन कृषकों से वसूला जाता था जिनका भूमि पर वंश परंपरागत अधिकार था, ऐसी भूमि जिस पर कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता था।
उस भूमि से जो कर वसूला जाता था उसे हम क्या बोलते थे, भोग बोलते थे। अब आपसे सिंपल सवाल, उद्रंग, भोग ये क्या थे? तो ये उस समय राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले भूमि कर थे। जब इन्हीं भूमि करों को, अब हमने तो उद्रंग भोग तो क्या ले लिया, राज्य में जो उपज हो रही है उसके एक भाग के रूप में ले लिया। अगर इन भूमि करों को राज्य अगर नगद रूप में यानी मुद्रा रूप में ले ले तो वो क्या कहलाता है? तो यही बोल रखा है, देखो जब इन्हीं भूमि करों को राज्य मुद्रा के रूप में वसूलता है तो उसे क्या बोलते हैं, हिरण्यक। हिरण्यक। तो ये सवाल भी आपके आ सकता है कि निम्न में हिरण्यक क्या है? तो राज्य द्वारा भूमि कर का नगद रूप से वसूलना वो क्या कहलाता है, हिरण्यक कहलाता है। या उद्रक, भोग और हिरण्यक निम्न में क्या है? तो ये है भूमि कर। क्लियर? अब मैंने आपको दूसरा जो स्रोत बताया राजस्व का वो क्या था, या तो भूमि कर था या दंड था। दंड के अंतर्गत वे कर थे जो अपराधियों से युद्ध में पराजित पक्ष से वसूल किए जाते थे। इसमें मुद्रा भी हो सकती है, कुछ द्रव्य भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, पशु भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। दान और शुल्क वे कर थे जो आयात निर्यात पर वसूलते थे। तो आयात निर्यात पर वसूल किए जाने वाले कर थे वो क्या कहलाते थे, दान और शुल्क कहलाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे कर थे जिन्हें अभाव्य कहा जाता था, जिसमें कंदक, कंधे पर अगर कोई सामान ले जा रहा है तो उस पर कर लगता था, वो कहलाता था अपना कंदक। वेणी, बांस या भार, ओसे, पिलाई, खल, भिक्षा, नाई, धोबी, कुम्हार आदि पर भी कर की एक व्यवस्था थी। तो ये कर व्यवस्था जो अन्य छोटे छोटे कर थे ये सारे मिलाकर क्या कहलाते थे, अभाव्य कहलाते थे। ये थी 12वीं से 8वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक की हमने प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था देखी। अगला क्या है अपना 12वीं से 18वीं शताब्दी तक अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी। इस युग के शासक छोटी छोटी इकाइयों के राजा होते हुए भी अपने आप को प्रभुता संपन्न मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ये तो क्लास में कल मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के देवता थे वो उनका कुल पुरुष या कुल देवता था वो निम्न में क्या था, तो वो थे एकलिंग जी। यहाँ जो व्यवस्था आ जाती है ना 7वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई थी, परंतु बाद में जाके 12वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से दिखने लगी थी। ये एक व्यवस्था जो राजस्थान में दिखाई देती है वो है सामंतवाद। तो ये देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अलग से अगर कुछ दिखेगा हमको तो वो दिखेगी एक व्यवस्था, उसका नाम है सामंतवाद। क्या था देखते हैं सामंतवाद। राज्य में सामंतवाद की स्थापना मैंने पहले बता दिया कि 7वीं 8वीं शताब्दी में हमको दिखनी स्टार्ट हो जाती है, परंतु 15वीं सदी के बाद ये या 12वीं शताब्दी के बाद ये राजनीतिक सामाजिक रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी थी। सामंत सामान्यतः राजा के भाई बंधु होते थे। वे सभी अपने को राज्य का सामंत सम्मान भागीदार मानते थे। तो राजा के भाई बंधु जो खुद को राजा के बराबर मानते थे, समान भागीदार मानते थे, तो ये व्यवस्था कालांतर में क्या कहलाई, सामंतवाद कहलाई। तो देखते हैं इसका क्या पैटर्न रहा। राजा वे स्वयं को राजा के अधीन नहीं बन उनका सहयोगी समझते थे, ये बात कर ली। कर्नल टोड ने राजस्थान के सामंतवाद की तुलना किससे की है, यूरोप में भी सेम प्रथा प्रचलित थी। तो यूरोपीय सामंतवाद से राजस्थान के सामंतवाद की तुलना किस विद्वान ने की है, तो ये किया है अपना कर्नल टोड मोदिया ने। कर्नल टोड मोदिया ने राजा अपने सामंतों को भाई जी, काका जी से संबोधित करते थे क्योंकि वो उनके भाई बंधु होते थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि राजा के भाई बंधु, इसी प्रकार सामंत राजा को बाप जी आदि नामों से संबोधित करते थे। अब आपके सवाल इस पैटर्न का आ सकता है, आने को आ भी जाए नहीं भी आई कि सामंतों के थे उनके कुछ अधिकार भी होते थे, ऐसे थोड़ा ना बराबर का समान भागीदार मानेंगे, है ना। उनको कुछ अधिकार भी देते थे प्लस बराबर में उनके कुछ कर्तव्य भी होते थे, कुछ ऐसे काम भी होते थे जो सामंत नहीं कर सकते थे। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से उनके अधिकार होते थे, कौन से काम वो नहीं कर सकते थे। तो सामंत आवश्यकता के समय राजा को क्या करते थे, सैनिक सहायता देते थे, सैन्य सहायता देते थे, है ना। राजा सेना के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से सामंतों पर निर्भर था। राजा खुद की सेना नहीं रखता था, जरूरत पड़ती थी तो राजा किसकी सेना का यूज करता था, सामंतों की सेना का। कालांतर में रेख के आधार पर सामंतों की सेना का निर्धारण होने लगा। रेख मतलब सामंतों को जो भूभाग दिया हुआ था उसमें से जो भी वार्षिक उपज होती थी, सामंतों की जागीर की जो भी वार्षिक उपज थी उसका अनुमान होता था, वो क्या कहलाता था, रेख कहलाता था। तो आपके सिंपल भाषा में ये भी सवाल आ सकता है कि रेख का क्या मतलब है। तो सामंतों को जो भूभाग होता था उस पर वार्षिक उपज होती थी, उसका अनुमान था, वो रेख के नाम से जाना जाता था। इसी रेख व्यवस्था के आधार पर राजा क्या करता था, सामंत है उसकी सेना का निर्धारण करता था, और आवश्यकता पड़ने पर राजा क्या करता था, सामंतों की वो सेना थी उस सेना का यूज करता था। क्लियर।
परंतु सामंतों को भी तो कुछ करना होगा। तो जागीरदार या सामंत को सैनिक सेवा के अतिरिक्त उनको सैनिक सेवा तो देनी पड़ती थी टाइम आने पर, इसके अलावा हुक्मनामा, हुक्मनामा यानी एक तरीके का उत्तराधिकार शुल्क, राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को देते थे नजराना, ये भी देना पड़ता था। शासक युवराज की अगर प्रथम शादी हो रही है तो उसको भेंट देना पड़ता था। राजकुमारी का विवाह हो रहा है तो उनको न्योता देना पड़ता था। न्योता, ये देखो राजकुमारी के विवाह पर पेशकशी, तलवार बंदाई आदि के रूप में राजा को विभिन्न प्रकार के कर सामंतों को कालांतर में देने पड़ते थे। मारवाड़ में भर्तरेख वह रकम थी जो पट्टा रेख जागीरदार को वार्षिक आय के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करवानी पड़ती थी। जैसे अजीत सिंह किसमें तागीरात भी सामंतों से वसूला जाता था। कहने का मतलब ये है कि सामंतों को कुछ निश्चित भूभाग देता था राजा, उनको बराबर का हिस्सेदार मानता था, पर उनको एक भूमि देता था। उस भूमि से जो वार्षिक उपज होती थी उसके अनुमान के आधार पर रेख का निर्धारण किया जाता था। उस रेख व्यवस्था के आधार पे राजा उनको ये अनुमति होती थी कि आप सैन्य व्यवस्था अपनी रख सकते हो, परंतु सैनिक अगर राजा को जरूरत पड़ गई तो उन सेना का वो यूज भी कर सकते थे। इसके अलावा सामंतों को समय समय पर राजा को नजराना, हुक्मनामा, है ना, न्योता, तलवार बंदाई या कुछ अन्य प्रकार की जो इस तरीके के कुछ शिष्टाचार वाले चीजें होती थी वो राजा को देना पड़ता था। अब सामंतों को कुछ अधिकार ये थे कि वो अपनी जागीर क्षेत्र में शांति बनाए रखो, है ना, उसका काम था भी तुम अपना जो भी क्षेत्र है उसमें तुम शांति बनाए रखो, तुम कर भी वसूल कर सकते हो, वहां से न्याय भी वहां कर सकते हो, है ना, आदि सामंतों को कुछ प्रशासनिक दायित्व थे उसे। परंतु उसे ये ध्यान में रखना, ये लाइन, मृत्यु दंड देने, अन्य सामंतों से संबंध स्थापित करने, सिक्के डालने के अधिकार नहीं थे। तो अगर आपसे आ जाए सामंतों के पास निम्न में कौन से अधिकार नहीं थे, तो उनको न्याय करने का अधिकार था, परंतु मृत्यु दंड देने का अधिकार उनके पास नहीं था। मृत्यु दंड खाली राजा दे सकता था, केंद्रीय शासन के पास ही था। दूसरे सामंत थे उनसे वो किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकता था, वरना केंद्रीय शासन को ये डर रहता था कि अगर सभी सामंत हैं हो सकता है वो विद्रोह कर दे, तो अन्य सामंतों से संबंध नहीं रख सकता था। किसी भी तरीके की मुद्रा या सिक्का है उनको डालने का अधिकार इन सामंतों के पास नहीं था। क्लियर। होली, दीपावली आदि विभिन्न उत्सवों पर सामंतों को दरबार है उसमें आना पड़ता था। राजा इन्हीं सामंतों में से क्या करते थे, कोई विश्वास पात्र होता था उनको मंत्री पद पर नियुक्त कर देता था, या राज्य से संबंधित कोई नीति निर्धारण है, नीतियां बनाना है, तो इन सामंतों से समय समय पर राजा निर्णय अपना उनकी जो सलाह थी वो मांगता था। अब मुगलों से संपर्क के परिणाम स्वरूप सामंत व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया। जैसे मुगल आए तथा लगभग सभी रियासतों में सामंतों की कुछ श्रेणियां थी वो स्पष्ट हो गई थी। तो पेपर में अपना ऑब्जेक्टिव जो भी पेपर है उसमें आती है ये श्रेणियां, ये देखते हैं। श्रेणियों के आधार पे सामंतों का दरबार में सम्मान होता था। जितनी बड़ी श्रेणी होगी उसी आधार पर उनका सम्मान, उनके बैठने की जगह, है ना, उनकी पोजीशन, उनका पेशकश या ताजिम, ताजिम मतलब राजा द्वारा जो स्वागत किया जाता है दरबार में वो ताजिम कहलाता है। अगर कोई बड़ा सामंत आ रहा है बड़ी श्रेणी का तो राजा खुद खड़ा होकर उनका स्वागत करता है, तो वो ताजिम कहलाती है। तो अलग अलग क्षेत्र था, हर विभिन्न क्षेत्रों में सामंतों की श्रेणियां विभिन्न प्रकार की थी, वो देखेंगे हम। जैसे मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां कितनी थी, मारवाड़ में सामंत 4 प्रकार के थे, राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत। अब आपसे सिंपल सवाल पूछेंगे कि मारवाड़ में सामंतों के निम्न में कौन सी श्रेणियां नहीं थी या थी, तो हमें अलग अलग ध्यान रखना है। राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत, ये सामंतों की श्रेणियां किस क्षेत्र में प्रचलित थी, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित थी। देखो राजवी का मतलब क्या होता है, राजा के जो छोटे भाई बहन या निकट संबंधी होते थे वो मारवाड़ में क्या कहलाते थे, राजवी कहलाते थे। सरदार, ये भी 4 उप श्रेणी थी। मुख्य जो सरदार होते थे उनको सरदार बोलते थे, ये खुद 4 श्रेणी थी, जिसमें सिरायत नाम के सरदार थे वो पहले स्थान पे थे। मुत्सदी, राज्य प्रशासन में कार्य करने के एवज में प्राप्त जागीर के अधिकारी होते थे, वो मुत्सदी कहलाते थे। तो एक तरीके से राज्य में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे, मारवाड़ में मुत्सदी। गनायत, राठौड़ों का राज्य स्थापित होने से पहले ही मारवाड़ में अगर किसी क्षेत्र के कोई स्वामी है तो वो व्यक्ति क्या कहलाते थे, वो गनायत कहलाते थे, जिन्होंने राजा की दीनता कालांतर में स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ में नए राजा के राज तिलक करने का अधिकार बागड़ी के जेतामन ठाकुर थे, उन्हीं को प्राप्त था। तो आपको ध्यान में रखना है सिंपल, इन चारों का क्या मतलब है, राजवी, सरदार, मुत्सदी, गनायत, ये जो सामंतों की श्रेणियां थी कहां पर प्रचलित थी, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित थी, और इनके अलग अलग नाम थे, इनका अलग अलग मतलब है, वो सब हमको ध्यान में रखना है। मेवाड़ की बात करें तो अमर सिंह द्वितीय के समय सामंत प्रथा को व्यवस्थित किया गया था।
मेवाड़ में सामंतों को 16, 32 और गोल, 16, 32 और गोल, ये 3 सामंतों की श्रेणियां थी। ये किस क्षेत्र में प्रचलित थी? अगर आपसे कोई इस पैटर्न का सवाल पूछ ले तो आप क्या बताओगे? मेवाड़ क्षेत्र में। यह व्यवस्था अमरशाही रेख कहलाती थी। रेख मैंने आपको मतलब समझा दिया, रेख का क्या मतलब है? अमरशाही। अमर सिंह द्वितीय के समय सामंती प्रथा थी मेवाड़ में, वो व्यवस्थित हुई थी, तो इसी वजह से इसको अमरशाही रेख कहलाती थी। प्रथम श्रेणी के 16 सामंतों में ये कुछ ठाकुर थे, इनका विशेष स्थान प्राप्त था। अगर बीकानेर में देखें तो महाराजा राय सिंह ने सामंती व्यवस्था में बीकानेर में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, है ना। उसने बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली आरंभ की। तो आप ध्यान में रखना, सामंतों को पट्टा दिया जाता था, तो वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित था? बीकानेर में। तो पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किसने किया था? तो बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था महाराजा राय सिंह। उन्होंने सामंती व्यवस्था में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की, जिसके द्वारा, इसमें पट्टा में क्या होता है? एक लिखित एग्रीमेंट होता है जिसमें सामंतों को ये बताया जाता है आपको ये अधिकार है, आपके ये कर्तव्य है, पूरे प्रशासनिक दायित्व है, उन सब का उल्लेख रहता है। तो जिसके द्वारा सामंतों की सेवा, दायित्व, अधिकार है, उनको निश्चित कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। बीकानेर में भी सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम, जिसमें राव बिक्का के वंशज होते थे, वो तो प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाते थे। बिक्का के भाई व चाचा के वंशज वो द्वितीय श्रेणी के। स्थानीय प्रदेशी जो अधीनस्थ सामंत थे वो क्या कहलाते थे? तृतीय श्रेणी के सामंत कहलाते थे। जयपुर की बात करें तो यहाँ सामंत मुख्यतः 2 श्रेणी थी, ताजिम और खास चौकी। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ताजिम खास चौकी की जो सामंतों की श्रेणियां थी वो किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो हम बता देंगे कि ये जयपुर में प्रचलित प्रमुख सामंतों की व्यवस्था थी। कोटा वाली स्पेशल थी कुछ। कोटा में 2 श्रेणियां थी, एक थी देश थी, एक थी हजूर थी। तो देश थी, हजूर थी, जो सामंतों की श्रेणियां थी वो किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो वो थी कोटा में। देश थी मतलब देश में रहकर सेवा करने वाले, देश मतलब कोटा, कोटा दरबार में ही रहकर सेवा करने वाले जो सामंत थे वो क्या कहलाते थे? देशथी। हजूरथी का मतलब होता है दरबार के साथ मुगल सेवा में रहने वाले। कोटा दरबार में रहेंगे परंतु साथ में मुगल दरबार है, मुगल सेवा में जाकर भी जो काम करेंगे वो क्या कहलाते थे? अपने हजूरथी। कोटा नरेश के निकट कुटुंबी राजवी और अन्य सरदार अमीर उमराव कहलाते थे। अब राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था थी उसमें 2 टर्म्स और आती है जो अपने प्री के कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो है ग्रासीय और वो है भौमीय। ग्रासीय और भौमीय, अब देखते हो इसका क्या मतलब होता है। ग्रासीय ठाकुर वे भूमिपति थे जिनको राज्य की निश्चित सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में शासक की ओर से पट्टे या सनद भूमि प्रदान की जाती थी। ग्रास यानी भूमि, अगर कोई सैनिक निश्चित कोई सैन्य सेवा दे के आया है तो उसको एक तरीके का अवार्ड दिया जाता था। ग्रास मतलब भूमि का एक पट्टा, एक टुकड़ा दिया जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? ग्रासीय कहलाते थे। तो यही तो इस लाइन में देखो, ग्रासीय ठाकुर वे भूमिपति थे जिनको राज्य की निश्चित सैन्य सेवा करने के उपलक्ष्य में शासक की ओर से पट्टे या सनद द्वारा उनको भूमि दी जाती थी। क्लियर? भौमिया की बात करें तो भौमिया जागीर वे थे जिन्हें सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा या गांव की सुरक्षा या राज्य की सेवा हेतु बलिदान के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। वो क्या कहलाते थे? भौमिये। याद रखना, भौमिये वो थे जिसको या तो सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा कर दी, राज्य की आंतरिक व्यवस्था, या फिर गांव की कोई सुरक्षा कर दी, उसके बदले बलिदान हो गया तो उसके बदले जो भूमि दी जाती थी वो क्या कहलाती थी? भौमिया। हाँ, इनका जो ग्रासी होते थे, भौमिया होते थे, इनको जो भूमि दी जाती थी उस भूमि पर इनका वंशानुगत अधिकार होता था, है ना। इनका क्या होता? वंशानुगत अधिकार होता था। अब मैं अगर 12वीं से, एक तो व्यवस्था बता दी 12वीं से 18वीं की, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी अपनी कि सामंतवाद व्यवस्था आ गई। सामंतवाद क्या होता है? सामंतों के अधिकार, सामंतों के कर्तव्य क्या है ना, राजा के साथ इनकी क्या स्थिति थी, प्लस इनको क्या क्या कौन सा क्षेत्र था, अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो गए थे। मेवाड़ में अलग से, मारवाड़, कोटा, जयपुर, सबका हमने देखा कि सामंतों की क्या स्थिति थी, है ना, कौन कौन सी श्रेणियों में विभक्त थे। अब अगर 12वीं से 18वीं में मंत्री अधिकारी कुछ और नए आए थे उनकी बात करूं तो मंत्री अधिकारियों की नियुक्ति शासक स्वयं करता था। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पद वंशानुगत होते थे, उस समय भी कुछ पर नियुक्तियां दी जाती थी, है ना। इसका वेतन कार्यकाल जो शासक होता था उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों में प्रधान का प्रधानमंत्री होता था, वो राजा का सबसे महत्वपूर्ण होता था, प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता था। जैसे उदाहरण के थ्रू आपको बताऊं तो महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री जैसे था कौन? प्रधान भामा शाह था। अब अमर सिंह के समय मेवाड़ प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। जोधपुर राज्य में प्रधान पद पर अव्वा ठाकुर का वंशानुगत अधिकार हो गया।
कुछ राज्यों में अब इस समय एक आ गया था दीवान, दीवान नाम का अधिकारी आ गया था। दीवान सर्वोच्च अधिकारी था, उसका काम क्या होता था? आर्थिक कोष और करों का संग्रह करना। दीवान का काम होता था, कोई भी पूछ ले आपसे तो दीवान नामक जो अधिकारी था उसका प्रमुख कार्य क्या? राज्य की जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसकी देखरेख करना। ठीक है, तो ये आर्थिक व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका कोष हो गया, कर हो गया, इन सब का ध्यान रखता था। एक बख्शी नामक अधिकारी था, तो बख्शी का मुख्य काम क्या होता था? सैन्य अधिकारी होता था। जो सेना का प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे हम? बख्शी बोलते थे। जिसका सैन्य विभाग का प्रधान वह सेना के वेतन, रसद, प्रशिक्षण, अनुशासन संबंधी सारे काम देखता था। नायब बख्शी होता था, खबरनवीश और किलेदार, ये सब किसके? इस बख्शी के अधीनस्थ काम करते थे। जोधपुर में से फौज बख्शी कहते थे। एक खान समा नामक अधिकारी होता था, जो राज परिवार के सर्वाधिक निकटस्थ अधिकारी अगर कोई बोल दे तो वो कौन सा था? खान समा। ये दीवान के अधीन होता था। निर्माण कार्य, वस्तुओं का कार्य, राजकीय विभागों के सामानों की खरीद, संग्रह आदि इसका प्रमुख काम। तो खान समा राज परिवार से संबंधित अगर कोई प्रमुख अधिकारी आपसे पूछ ले तो उसका नाम क्या था? खान समा नामक अधिकारी। दीवान के अधीन रहता था, परंतु राज परिवार की अगर कोई भी डिमांड है उसको पूरा करता था, तो ये खान समा नामक अधिकारी है, यही करता था। कोतवाल नामक अधिकारी था। कोतवाल का काम क्या होता था? अगर पूरा देखता था जिले में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, सामान ढंग से नहीं तुल रहा है ना, तो क्रय विक्रय इन सब को अग पर कोई निगरानी रखने वाला अधिकारी होता था, तो वो क्या कहलाता था? बाजार का प्रमुख अधिकारी कोतवाल कहलाता था। चोरी डकैती का पता लगाने, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने, नाप तोल पर नियंत्रण रखने, मार्गों की देखरेख करने, रात्रि गश्त करने, इनका प्रमुख अधिकारी या झगड़ों का निपटारा करने का काम जो करता था वो अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। खजांची था। खजांची का काम क्या होता था? राज्य के कोष का जो हिसाब किताब रखता था वो अधिकारी क्या कहलाता था? खजांची कहलाता था। इसके अतिरिक्त मुगल प्रभाव के कारण डाक प्रबंध के लिए एक अधिकारी और आ गया, जिसका नाम था दरोगाए डाक चौकी। इसका तो नाम से पता चला है। दरोगाए डाक चौकी का प्रमुख काम क्या था? कि डाक प्रबंध संबंधी काम करना। दान चंगी वसूलने के लिए एक अधिकारी होता था, दरोगा ए शायर। तो दरोगा ए शायर अधिकारी का क्या काम था? चुंगी वसूल करना। सूचना भेजने के लिए एक अधिकारी होता था, वो क्या कहलाता था? वाकिया नवीस। वाकिया नवीस का प्रमुख काम क्या था? सूचना भेजना। मुशरिफ विभाग का सचिव आदि प्रमुख विभागीय अधिकारी थे, कुछ और वो भी थे। न्याय व्यवस्था वो सेम ही थी जो उस समय की थी वो। और प्रांतीय शासन था, चौहान, गुहिल, राठौड़ों के शिलालेख पूर्व मध्यकाल में राज्य से छोटी प्रशासनिक इकाई होने का उल्लेख करते हैं। वो सेम बात ग्राम, मंडल, विषय उन सब में बंटा हुआ होता था। मुगल प्रभाव के कारण इन्हीं प्रशासनिक इकाइयों को कालांतर में परगना कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? परगना, है ना। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में परगना अधिकारियों को अलग अलग नाम भी मिलते हैं। जोधपुर में हाकिम, फौजदार ये कहते थे। अमल गुजार, आमीन, आमिल ये प्रमुख अधिकारी थे। इनका क्या काम था? राजस्व वसूल करना। तो आमीन, अमल गुजार, आमीन, क्योंकि मुगलों का प्रभाव आ गया था कालांतर में, तो अमल गुजार, आमिल और राजस्व वसूल करने का काम करते थे। उनको क्या बोलते थे हम? प्रमुख अधिकारी थे। गांव, इसमें ये सेम बात आज भी ये सेम व्यवस्था है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आज भी गांव है, उसमें भी ग्राम ही थी। गांव में न्याय, झगड़े निपटाना, सामाजिक धार्मिक कार्य होते थे। भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने व राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी आ गया था, उसको नाम था पटवारी। उसके सहयोगी के रूप में एक होता था कनवारी, जो खेत रक्षक के रूप में काम करता था। दफेदार ये लेखा जोखा रखता था। तलवाटी उपज को तोलता था। साहना, प्रबंधक, चौकीदार आदि कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। क्योंकि पहले क्या था, गांव में प्रशासन मुख्य काम क्या होता था? प्रशासन का जो कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था वो वसूल करना। तो उसका सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाने लगा कालांतर में? पटवारी कहलाने लगा। क्लियर? भू राजस्व, खालसा भूमि राज्य के सीधे अधिकार में आ गई थी। खालसा भूमि वो होती थी जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी। अगर कोई भी शासक जो केंद्र में काम कर रहा है, जैसे मान लो दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी भी हमने देखा, बहुत सारे शासक आए, तो उन्होंने जैसे ही किसी क्षेत्र पर अधिकार किया तो उस भूमि को उन्होंने खालसा घोषित कर दिया। इसका मतलब वहां से जो भी राजस्व व्यवस्था जो वसूल होता है वो सीधे कहाँ जाएगा? सेंटर को जाएगा। क्लियर?
तो ये बोले ये लाइन कि खालसा भूमि राज्य के सीधे अधिकार में होती थी, दीवान इसका प्रबंधन करता था। क्योंकि यहाँ वित्त संबंधी काम करने के लिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित काम करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी था उसका क्या नाम था? दीवान था। हवाला जमीन की देखरेख हवलदार नामक व्यक्ति करते थे। भू राजस्व वसूल करने के तरीके थे, ये व्यवस्था थी भू राजस्व वसूल करने के। कुंता प्रथा, लाटा प्रथा या बंटाई, इनके आधार पर भू राजस्व है उसका अनुमान लगाया जाता था। वाणिज्यिक फसल थी, उस पर प्रति बीघा के हिसाब से जो कर वसूल किया जाता था वो क्या कहलाता था? बिघोड़ी। क्योंकि प्रति बीघा के आधार पे कर व्यवस्था है उसका अनुमान लगाया जाता था, तो वो क्या कहलाता था? बिघोड़ी। जमीन की मुकाता, मुकाता व्यवस्था मतलब ठेका व्यवस्था थी, वो इस समय प्रचलित थी। उपज का 1/4 भू राजस्व के रूप में इसमें वसूल किया जाता था। भूमि का अधिकार होता था, वो भूमि पर किसानों का सीधा अधिकार होता था। ऐसी भूमि बपोती कहलाती थी। राज्य द्वारा अगर किसान है उनको जमीन पर पट्टा दिया जाता था। जागीरदार होते थे, वो भी क्या करते थे? आगे किसानों को पट्टे देते थे। तो ये व्यवस्था थी। ऐसी भूमि जो राज्य के रजिस्टर में दर्ज हो जाती थी उसे दाखला कहा जाता था। यदि भूमि का मालिक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता तो ऐसी भूमि में क्या होती थी? डायरेक्ट खालसा भूमि, जो केंद्र के राज्य के सीधे नियंत्रण में आ जाती थी। क्लियर? जागीरदार भूमि के स्वामी होते थे, तो वो भी क्या कहलाते थे? जागीरदार भूमि के स्वामी होते थे, तो धीरे धीरे उनसे भी राजस्व वसूल किया जाता था। वो भी किसानों को पट्टे देते थे, उनके भी कुछ अधिकार दायित्व आदि होते थे। तो भूमि के स्वामी होने के कारण उनको भी रेख जमा कराना पड़ता था। वार्षिक आय जो होती थी, उपज होती थी, उसका अनुमान के आधार पर उनको भी उनसे भी वसूल किया जाता था। तो ये थी अपनी मध्यकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मध्यकाल में जो राजस्व व्यवस्था थी, उसका मोटा मोटा अपना हमने यहाँ देखा। कल हम देखेंगे आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, जनजाति आंदोलन कैसे, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, या कुछ और टॉपिक वो जो अपने सिलेबस में, वो सब कल की क्लास में हम कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इन क्लास को आप कंटिन्यू देखते जाइए। पहल अकेडमी ईओ का जो सिलेबस है उसका सबसे पहले फर्स्ट जो अपना चैप्टर हमने शुरू किया है राजस्थान के इतिहास से, टू द पॉइंट आपको सारा सिलेबस हम यूट्यूब पर आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आप पहल अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।